फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में भी बहुत ज़्यादा हमने गिव अप नहीं किया है गेंस। इस तरह से आप आज के बाजार के सेशन को समाप्त कर सकते हैं। जैसा हमने सुबह भी डिस्कस किया था निकुंज के साथ कि बैंकिंग में नज़र रखिए। आज एक्सिस बैंक पूरे बैंकरों की बैंकिंग स्टॉक की टोली का हेड था। खैर उसमें और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, बट निकुंज 17,500 आज हमने हिट किया निफ्टी पे। करीब 8 हफ्ते के बाद वो लेवल्स हमने हिट किया है और काफ़ी ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन दिख रहा है लार्ज कैप मिड कैप का। आपकी क्या राय बन रही है आज के ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए? अजय, हमने कितनी बार बोला है मार्केट के अंदर वहाँ भगवान छे। आई थिंक वही बात हमें माननी चाहिए कि भाई प्राइस एक्शन पे आप फोकस करिए। क्रूड 100 के ऊपर है, हाँ जी। महंगाई आने वाली है, हाँ जी। फेड टाइट कर रहा है, हाँ जी। मगर क्या मार्केट गिर रहा है? जी नहीं। तो प्राइस एक्शन पे फोकस करिए। प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाना चाहता है, कारण कुछ भी हो मार्केट ऊपर जाना चाहता है, मार्केट नीचे नहीं आना चाहता है, तो हमें वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम सुबह बात कर रहे थे कि अब आप अपर एंड ऑफ द रेंज में जा रहे हैं, थोड़ा सा धक्का और थोड़ा सा पुश और अगर मिले तो जाहिर है मार्केट के अंदर और एक लंबी छलांग सी आ सकती है। मगर जी आप देखिए मार्केट ब्रेथ रोज़ बेटर हो रही है। मार्केट को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर तेज़ी वापस आ रही है। आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक्टिविटी पिकअप हो रही है। आप देख रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स थे उनके अंदर वापसी हो रही है। तो जब तक अजय मैं दो चीज़ों पे फोकस करूंगा। देखिए अगर क्रूड 130 135 हो जाए तो बात अलग है, मगर जो हमारे पास अभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, महंगाई, बॉन्ड यील्ड, फेड, एक अनुमान के युद्ध के अंदर और कोई तनाव नहीं आने वाला है, अगर हम इन चीज़ों को स्थिर कर दें तो कौन से दो बड़े फैक्टर हैं। नंबर 1, मैं LIC के इशू का वेट करूंगा। मुझे लगता है कि LIC का इशू अब आने वाला है। जब ONGC का इशू निकल गया तो LIC का इशू भी आने वाला है। उसके आसपास फिर वही माहौल बनेगा, 50-60 हज़ार करोड़ की लिक्विडिटी सकआउट होगी, तो मुझे लगता है कि वह बड़ा एक लिक्विडिटी सकिंग इवेंट हो सकता है। दूसरा एक कॉशन मैं और बताना चाहूँगा कि अभी स्क्रीन के ऊपर आज मुझे दिख नहीं रहा है, मगर कुछ ट्रेसेस दिख रहे हैं कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, चिंदी चिल्लर शेयर, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये वाले शेयर, जिनको आप भाव के लिए लेते हैं, बिजनेस के लिए नहीं लेते हैं, जिनको मोमेंटम खेलते हैं, और मोमेंटम इसलिए खेलते हैं कि भाई दूसरे का शेयर बढ़ गया, मेरे को भी कैचअप करना है, वो कैचअप ट्रेड आने वाला है। तो या तो कैचअप ट्रेड पूरी तरह से आ जाए या LIC का इशू। ये दो बड़े टेक्निकी फैक्टर्स हैं जो मैं शॉर्ट टर्म में ऑब्जर्व करूंगा मार्केट को जज करने के लिए, प्रोवाइडेड ऑल द अदर फैक्टर्स दे रिमेन द सेम। बिल्कुल। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट 2-3 दिन से एक्टिव हो गए, आपको देना पड़ेगी, ये बात आपने सही पकड़ी है कि इनफैक्ट नूरेश भी हमें बता रहे थे कि अब आप स्मॉल कैप्स पर ध्यान रखिए, वहां पे सॉन्ग एंड डांस शुरू हो जाएगा क्योंकि लार्ज कैप चल गए यहाँ से। स्मॉल कैप चल चुके हैं, मगर एक बात जो अक्सर कहते हैं, अजय ये अब सुनिएगा बात, शायद हम बात ऑफ द रिकॉर्ड इस पे कर चुके हैं, महंगा शेयर रोए एक बार, सस्ता शेयर रोए बार बार। ठीक है जी। जो अच्छे शेयर के अंदर गिरावट होती है वो टेम्परेरी होती है, और जो खराब शेयर में खराब शेयर के अंदर जो उछाल होता है वो टेम्परेरी रहता है। तो इस टेम्परेरी उछाल पर मत जाइए, बल्कि ये फोकस करिए जो अच्छे शेयर में टेम्परेरी गिरावट आई है उस पर नजर रखिए। तो स्मॉल कैप के उछाल पे नजर मत रखिए, अच्छे शेयर की गिरावट पे फोकस करिए। निकुंज, आप एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट, ये स्टॉक ही नहीं, ये कॉफी का जो सब्जेक्ट है आप बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, आप कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, कॉफ़ी कंपनी को ट्रैक करते हैं। टाटा कॉफ़ी में, टाटा कंज्यूमर के स्टॉक में जो ट्रांजैक्शन में ये ज़बरदस्त रीरेटिंग मूव आया है, इस पे आपकी कोई राय? देखिए टाटा कॉफ़ी की सब्सिडरी इस समय एग्जिस्ट क्यों कर रही है? चंद्रा साहब ने सभी कंपनियों में रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है। टाटा कॉफ़ी एक छोटी सी टाटा की सब्सिडरी थी जो कि इतनी बड़ी क्रिटिकल नहीं है, जिसके अंदर स्टारबक्स का जॉइंट वेंचर है, वह आइसोलेटेड रूप से क्यों ट्रेड करना चाहिए? उसके अंदर 8 PM करके ग्लोबल एक कंपनी है जो अभी भी ट्रेड कर रही है, जो ठीक ठाक चल रही है। तो टाटा कॉफ़ी फॉर द साइज ऑफ बिजनेस इट शुड हैव बीन मर्ज्ड लॉन्ग टाइम अगो, मगर देर है दुरुस्त है। मगर जो बड़ी बात यह है अजय कि टाटा कंज्यूमर को लेकर के जो परिवर्तन हुआ है, और डिम्पी यहाँ पे फोकस करिएगा, डिम्पी हो ना वहाँ पे? जी मैं बिल्कुल सर सुन रहा हूँ आपको। तो टाटा कॉफ़ी, टाटा कंज्यूमर का नाम जी एक ज़माने में टाटा टी होता था, उसके बाद इसका नाम हुआ टाटा कंज्यूमर, उसका नाम, उसके बाद वो टाटा बेवरेजेस, उसके बाद हुआ इसका नाम टाटा फूड। तो जाहिर है कि पहले केवल चाय बनाती थी, फिर ये बेवरेजेस में आई, अब खाने का काम भी इसके अंदर आ रहा है। तो टाटा कंज्यूमर एक FMCG कंपनी की तरफ जा रही है। इसके अंदर सॉल्ट का बिजनेस आ गया, पल्सेस का बिजनेस आ गया, कॉफ़ी का बिजनेस बड़ा हो रहा है, स्टारबक्स है इसके अंदर। तो एक कंपनी है जिसने मेरे हिसाब से पिछले 2 साल में जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया है, पिछले 10 साल के अंदर
10 साल का कंसोलिडेशन और 2 साल का रिकॉर्ड, तो जो कंपनी का कॉम्प्लेक्शन है ना अजय, ये अच्छी तरीके से पूरा चेंज हो रहा है। जो हम वही बात कर रहे थे भी, रुचि सोया में अगर पतंजलि जैसा का फूड बिजनेस आ सकता है तो रुचि सोया का कॉम्प्लेक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। टाटा कंज्यूमर में भी वही हो रहा है। टाटा टी बिकेम टाटा बेवरेज, टाटा बेवरेज इज नाउ बिकमिंग टाटा कंज्यूमर। देखो सर, अभी आप कह रहे हैं कि दो चीज़ें आप देखेंगे, एक तो एलआईसी का आईपीओ, दूसरा पेनी स्टॉक्स में जो मूवमेंट हो रहा है, इसको आप अर्निंग्स को भी इस बार के बहुत फोकस होकर देखेंगे कि कितना फर्क पड़ रहा है इस पे इन्फ्लेशन का, कमोडिटी प्ले का। डिम्पी, इस बार अर्निंग्स विल बी अ नाइटमेयर। देखिए, अगर क्रूड अगर मिड कैप के जैसे बिहेव करता है, भाई क्रूड का दाम साल के बिगिनिंग में 80 के 75 के आसपास था, वो 130 हो गया, 130 से गिर के 90 हो गया, 90 के बाद 115 हो गया, तो इट विल बी वेरी वॉलेटाइल एंड चैलेंजिंग फॉर एनी कंपनी टू कम अप विद अ क्लियर मैसेज। जिसके पास रॉ मटेरियल है उसकी तो जी 12-25 हो गए, जिसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था उसको हायर प्राइसेस में इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसको मार्जिन का इम्पैक्ट आएगा। तो इस बार जो इन्वेंट्री का जो गेम रहेगा ना, काफ़ी ज़्यादा रहेगा और क्वार्टरली परफॉर्मेंस से आपको रुक नहीं मिलेगा। एक बात तो तय है जी, इस समय डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है। और अजय, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये हम अक्सर बात करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर डिमांड की कमी कभी नहीं होती है, मगर पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि डिमांड स्लो डाउन आ रहा है। एफएमसीजी कंपनीज को रॉ मटेरियल की मार पड़ती थी, मगर अब डिमांड और रॉ मटेरियल की मार पड़ रही है। तो टॉप लाइन को लेकर के और डिमांड को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि हमें इस तिमाही के नतीजों से कुछ ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। मगर बाजार है। समीर अरोड़ा साहब आए थे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या हो रहा है, बोला देखो मैं तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं प्राइस पे फोकस कर रहा हूँ। टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून निकुंज। आउट ऑफ ऑल दी सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, एक मेटल है जो कि फिलहाल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सप्लाई कंसर्न्स ऑफ कोर्स है, और ऑटोमोबाइल है जहां पर धुआंधार एक्शन भी दिख रहा है। कल इनफैक्ट 1 तारीख को ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। तो मेटल्स जिस तरह सप्लाई कंसर्न फिलहाल नजर आ रहे हैं, नॉन फेरस पर्टिकुलरली, क्या लगता है यहाँ से अब आगे बढ़ पाएगा और ऑटोमोबाइल की तेजी कितनी आगे? वैसे मेटल्स को लेकर के हम सभी भी बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगले 10-15 दिन के अंदर मेटल स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। अगर युद्ध को लेकर के थोड़ी भी हमें क्लैरिटी मिलती है, मेटल स्टॉक्स गिरेंगे। मगर मेटल का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। वो इसलिए फंडामेंटली स्ट्रांग है कि चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ग्लोबल डिमांड वापस आ रही है, कैपेसिटीज़ आ नहीं रही हैं, तो अगले 6 से 12 महीनों के लिए मेटल्स में मुझे लगता है कि तेज़ी बरकरार रहेगी। मगर हम आजकल, कल परसों, इस हफ्ते, अगले हफ्ते की बात करें तो एक मेटल क्षेत्र में मुझे लगता है चटका सा ज़रूर आ सकता है। मैं हमेशा क्रूड और गोल्ड को एक इंडिकेशन के लिए मानता हूँ कि वह एक प्रकार का सूचकांक होते हैं, हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कैनेरी इन द वॉफ, कैनेरी इन द कोल माइन। तो मुझे लगता है कि जो ऑयल में हुआ है वह दूसरे मेटल्स में ही हो सकता है। निकल के प्राइस कम हो चुके हैं, स्पेकुलेटिव अनवाइंडिंग ग्लोबल मेटल प्राइसेस में होने लगी है। अगर वो होती है तो थोड़े दिन मेटल स्टॉक्स धीमे गिर सकते हैं। हम बातचीत करते रहेंगे। मेटल्स तो लेना तो ज़रूर पड़ेगा आपको, मगर आपने अगर ट्रेडिंग पोजीशंस बनाई है तो मेरी ये राय ये रहेगी, एक बार कैश रेज कर लीजिए और नीचे आने पर दोबारा लीजिए। राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट निकुंज हमसे बातचीत कर रहे थे बाजार के बारे में और एरियाज जो वो नज़र पर रखे हैं अपने। अंशुल सहगल भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, कोटक पीएमएस के बड़े फंड मैनेजर हैं। वन ऑफ द लार्ज पीएमएस अराउंड ऑलमोस्ट $1 billion। अंशुल, गुड आफ्टरनून। शेड बिलो $1 billion, कितना AUM हो गया है अभी आपने फंड का? We are below $1 billion. Hi, good afternoon, अजय। थैंक्स हमें अपने शो पे बुलाने के लिए। अंशुल, आप तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट हैं, हाई क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज पे नज़र बनाए रखते हैं, और ये जो छोटा सा एक करेक्शन हमने देखा, 15,700 तक गए निफ्टी में नीचे और वापस आ गए, इसमें मिड कैप स्मॉल कैप का हमेशा की तरह हाई बीटा का नेचर ही होता है। लेकिन आपने कौन से एरियाज़ में शॉपिंग की? क्योंकि मुझे तो पता है कि आप इतने लंबे समय से स्मॉल कैप मिड कैप देख रहे हैं कि आप अकस्टम्ड हो गए होंगे इस वॉलेटिलिटी के साथ, आपने दोस्ती कर ली होगी। तो आपने कौन से अच्छे अर्निंग बैक तरह के थीम्स जो है बटोरे होंगे, नीचे अपने फंड में ऐड किए होंगे? अजय, ये पीरियड जो है जिसके अंदर इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है, आपने इनफैक्ट मैं निकुंज की बात पहले सुन रहा था, वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नहीं है कि सारी मार्केट गिरी है। मार्केट में कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो गिरे हैं, बट कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि खड़े हुए हैं और उनमें सेलिंग नहीं आ रही।
अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर भाव भगवान है तो उन सेगमेंट्स में सेलिंग क्यों नहीं आ रही? क्या वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनका जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो मार्केट को दिखता है और इस वजह से उन स्टॉक्स को मार्केट बेचनी नहीं चाहती, या फिर उन स्टॉक्स में आगे चल के वीकनेस आएगी जो कि आज मार्केट को नहीं दिखती? हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं इंडिया में जिनके अंदर बहुत नीसेंट ग्रोथ अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत रीसेंट ग्रोथ है, और वो उसका जो साइकिल है वो 4 5 6 साल का साइकिल रहेगा। और इन सेगमेंट्स में मार्केट बेरिश होना नहीं चाहती और इन सेगमेंट्स को पकड़ के रखना चाहती है। अगर हम देखें कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स, शुगर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन सब सेगमेंट्स में मार्केट ने 1 रुपए की सेलिंग नहीं की है। इनफैक्ट इन सेगमेंट्स में पिछले 3 4 महीने में आपने अपसाइड ही देखी है स्टॉक्स में। तो चाहे वो लार्ज कैप है, चाहे स्मॉल, चाहे मिड, इन सेगमेंट्स में हमने शॉपिंग की है और हमें लगता है कि इधर अपॉर्चुनिटी है। एक ट्रेंड दूसरा जो बड़ा देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में, उन कंपनीज ने मार्केट शेयर लिया है पूरे सेक्टर से। और ये ट्रेंड हमने पिछले, आप समझिए 2 3 साल से ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, और कोविड के बाद तो ये और भी ज्यादा रोबस्ट ट्रेंड हो गया है। तो जो कंपनीज रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में लीडर्स हैं, उन कंपनीज में भी गिरावट नहीं आई है, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा अर्निंग्स का जो रिस्क है वो नहीं दिखता। चाहे हम होम इम्प्रूवमेंट, रियल एस्टेट, उन सब में देखें, अच्छी कंपनीज, अच्छी बैलेंस शीट्स और लीडर्स, उन कंपनीज में गिरावट नहीं आई है, तो हमने उन सेगमेंट्स में और ज्यादा फोकस किया है। ऐसे मतलब इस तरह का हमारा फ्रेमवर्क है और इसमें हम स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं मार्केट में, और हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, चाहे वो मिड, स्मॉल, लार्ज है। जहां पे भी हमें अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखती है वहां पे जाके हम इस समय खरीदारी कर रहे हैं। आपका जो स्मॉल और मिड सेक्शन है आपके पोर्टफोलियो का, उसका अर्निंग प्रोफाइल कैसा रहा है? क्या अर्निंग्स ट्रिम डाउन हुई हैं? अगर आप शेयर कर सकते हैं कि 4 to 6 क्वार्टर्स अहेड वो क्या 20-25% अर्निंग की विजिबिलिटी अभी भी दे रहा है आपका पोर्टफोलियो, जो ब्रॉडर मार्केट पार्ट है? जो स्मॉल एंड मिड कैप्स है अजय भाई, उनके अंदर जरूर अगले 1-2 क्वार्टर्स में हमें थोड़ा मार्जिन प्रेशर दिखेगा। चाहे वॉल्यूम प्रेशर ना दिखे, बट मार्जिन प्रेशर जरूर दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि रिस्क प्रीमियम की वजह से जितनी कमोडिटीज हैं, चाहे आप कॉटन ले लीजिए, चाहे आप स्टील ले लीजिए, ऑयल तो सबको पता ही है, सब कमोडिटीज के भाव बढ़ गए हैं। और वो पास ऑन करने इवेंचुअल कस्टमर को, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 क्वार्टर उसमें जरूर लगते हैं। और इस वजह से हमारे जो स्मॉल मिड कैप कंपनीज हैं, उन्होंने मार्जिन प्रेशर इस समय वो लोग देख रहे हैं। और अगर हम 3 साल की बात करें, जैसे FY21 से FY24 तक की बात करें, तो 30% का अर्निंग CAGR हमें लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो दे सकता है। और इसमें स्मॉल कैप भी आ जाते हैं, मिड कैप भी, लार्ज कैप भी, मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में हमें 30% का अर्निंग्स ग्रोथ दिखता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, 1-2% ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हम वेरिएशन देखते नहीं। अंशुल, अगर 30% के ग्रोथ आगे चल के मिलने वाली है, तो इसमें भी तो लीडरशिप होती होगी ना, कि हाँ ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये ज़्यादा अच्छा करेगा, इनमें कमोडिटी का प्ले थोड़ा कम है, डिपेंडेंस कम है, मार्जिन इंटैक्ट है, स्टोरी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, तो वो सेगमेंट कौन सा रहेगा? मैं आपको इस जो आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास एक लीडिंग शुगर कंपनी है, और हम उसमें जितना भी मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है कमोडिटी में, हम उस स्टॉक में निश्चिंत हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट का जो एथेनॉल पॉलिसी है, उसके मुताबिक 20% ब्लेंडिंग एथेनॉल की गवर्नमेंट को 2025 तक करनी है। अगर उस टारगेट को मीट करना है तो एथेनॉल का डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगा यहाँ से अगले 3 साल में।
आप ये मान के चलिए कि अभी हमारी जो टोटल ब्लेंडिंग है आज के दिन में वो करीब 8% की है, और यहाँ से वो डबल से ज्यादा होनी है अगले 3 साल में। तो डिमांड पैटर्न्स उसमें काफी स्ट्रांग रहेंगे, और कमोडिटी का इतना इम्पैक्ट उसके अंदर दिखेगा नहीं, क्योंकि जो प्राइसेस हैं फाइनल एथेनॉल प्राइसेस, वो गवर्नमेंट शुगर के हिसाब से फिक्स करती रहती है। तो अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो एथेनॉल का प्राइस भी अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए। अब इस स्पेस में चाहे कमोडिटी साइकिल स्ट्रांग है चाहे वीक है, उसका जो डिमांड आना है वो आना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेटेड है। तो हम उसके अंदर इधर उधर की चीजें देखने की बजाय अपने बिजनेस में फोकस करके और वैल्यूएशंस देख के उसको पकड़ के रखते हैं। इसी तरह अगर आप हमारे बाकी स्टॉक भी देखेंगे तो चाहे हम होम इम्प्रूवमेंट की बात करें, तो आज हमारी 6 से 7 साल का हमारा रियल एस्टेट का वीकनेस टर्न अराउंड हो रहा है। और अगर आज की डेट में हम अफोर्डेबिलिटी देखें तो रियल एस्टेट की अफोर्डेबिलिटी इतनी है जितनी 2004 में होती थी। लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस नीचे आए हैं या स्टेबल रहे हैं, और इस वजह से अफोर्डेबिलिटी लोगों की काफी बढ़ गई है। तो इस लिहाज से अगले 3 से 5 साल रियल एस्टेट साइकिल काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, और उस वजह से जो होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज हैं या रियल एस्टेट कंपनीज हैं, उनमें भी डिमांड टेलविंड्स होने चाहिए। अब 2-3 क्वार्टर आगे पीछे थोड़ा ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो वो जरूर हो सकता है, लेकिन क्या ये ट्रेंड 2 से 3 साल 5 साल का है? बिल्कुल है, और हम उसमें ट्रेड करने की बजाय उस सेगमेंट को पकड़ के उसमें बैठे रहेंगे। बिल्कुल। अंशुल, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम ये तो समझ पा रहे हैं कि कमोडिटी प्लेज में आपका रुझान जो है बाकी सेक्टर से कम नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी और कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे एक तरह से दूर रहने की राय आपकी तरफ से आती हुई दिखेगी? प्लस लिक्विडिटी टाइटनिंग की सिचुएशन कितनी बाजार को इम्पैक्ट करती हुई दिखेगी? फार्मा और हेल्थ केयर पर आपका नज़रिया क्या होगा? अगर फार्मा हेल्थ केयर की बात करें तो उधर भी हमें दिख रहा है। आज ही इनफैक्ट सुबह मेरी एक कंपनी से बातचीत हो रही थी, तो वो लोग कह रहे थे कि उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से बढ़ गया है, और उनका उससे पहले ये अंदेशा था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आएंगे। तो सप्लाई चेन में जो इम्पैक्ट हुआ है उस वजह से उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, और उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे शॉर्ट टर्म में होना चाहिए। वो ये अंदेशा था उनका कि मार्जिन बढ़ेंगे, अब शायद मार्जिन बढ़े ना, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया से यूएस में, उनका प्राइस इम्पैक्ट पिछले 1 साल में काफी दिखा है उनको अपनी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन पे, और वो जो प्राइस इम्पैक्ट है, जो प्राइसेस गिरे थे अब वो स्टेबल हो गए हैं, इस वजह से उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। हमें ये लगता है कि वैल्यूएशंस फार्मा सेक्टर में बहुत अट्रैक्टिव हैं, और जितने हर्डल्स थे फार्मा के वो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। इस वजह से आगे चल के यहाँ से अपसाइड फार्मा में दिख सकता है। जिन सेक्टर्स में कमोडिटीज के अलावा हम थोड़े कॉशस हैं, एक एफएमसीजी में हम थोड़े कॉशस हैं। हमें लगता है कि वैल्यूएशंस वहां पे जो एक्सपेक्टेशंस मतलब वीकनेस वर्सेस एक्सपेक्टेशंस अर्निंग्स में दिखेगी, वो वैल्यूएशंस में अभी दिखती नहीं है। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है अभी भी, और इस वजह से वहां पे या तो कंसोलिडेशन या डाउनसाइड और दिख सकता है। तो उस स्पेस में हम थोड़े कॉशियस हैं। और जहां तक आपने बात की लिक्विडिटी की, हमें ये लगता है कि ये साल थोड़ा लिक्विडिटी टाइटनिंग का रहेगा। फेड ने भी कहा है कि 4 लिक्विडिटी बेसिकली 4 इंटरेस्ट रेट हाइक्स करेंगे इस साल में। और ऐसा जब पीरियड आता है, हमने ऐसा पीरियड 2018 में भी देखा था, जब ऐसा पीरियड आता है तो लिक्विडिटी स्मॉल मिड कैप्स में ज्यादा सकआउट होती है। इस वजह से उस सेगमेंट में काफी कॉशियस रहना पड़ेगा, और उन्हीं स्पेसेस में रहना पड़ेगा जहां मैंने जैसे बताया अर्निंग्स विजिबिलिटी हो, और जो कि अपने सेक्टर के लीडर्स हो। कमोडिटी स्पेसेस स्मॉल एंड मिड कैप्स में और सेक्टर लैगर्ड्स में काफी पेन हो सकता है, और इस वजह से उस स्पेस में कॉशियसली रहे। जैसा निकुंज भी पहले कह रहे थे कि बढ़ते
स्टॉक जो है वो लीजिए, क्योंकि अगर वो गिरते भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए गिरते हैं और वहां से टर्न अराउंड हो जाते हैं। गिरते स्टॉक थोड़े टाइम के लिए चढ़ेंगे और फिर गिर जाएंगे, इसलिए उधर कॉशियस रहने की जरूरत है। राइट अंशुल, मैं अभी देख रहा था कि किस हिसाब से एग्री कमोडिटीज में जो जो दिक्कतें आई हैं ग्लोबली, उसमें इंडिया बहुत बड़ा एक प्लेयर इमर्ज करके आया और वीट एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले लिया, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन सकती है वीट एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन का हिसाब से 2-3 टाइम्स एक्चुअली मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसीलिए एमएसपी की ज़रूरत थी। इस बार एमएसपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है क्योंकि एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली बाहर भेज रहे हैं। क्योंकि आप एग्री कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स जैसे KRBL, LT फूड्स वगैरह स्टडी कर चुके हैं, और मैं देख रहा था LT फूड्स एक महीने में 25% चल गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एग्री कमोडिटी रिलेटेड एक्सपोर्टर्स हैं, इनके लिए आउटलुक इंप्रूव हो गया है? जो राइस कंपनीज है, पर्टिकुलरली बासमती राइस कंपनीज, उनमें थोड़ा सा टेलविंड इस वजह से भी आया है क्योंकि यूएस का ईरान से बातचीत चल रही है, और ईरान एक बहुत बड़ी मार्केट है बासमती राइस के लिए। तो अगर ईरान में हम देखते हैं कि सैंक्शन हट जाते हैं और ईरान को राइस प्रोक्योरमेंट इजी हो जाता है, तो राइस जो बासमती राइस कंपनीज है उनके अंदर डिमांड पैटर्न्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बासमती राइस कंपनीज को थोड़ा उस वजह से बेनिफिट हो रहा है। हर एक कमोडिटी का अजय भाई अलग अलग उसके डायनामिक्स हैं। आप कॉटन लें तो चिंजियांग के अंदर कॉटन बंद हो गया, इस वजह से इंडियन कॉटन का भाव काफी बढ़ गया। अभी मैं देख रहा था 90,000 रुपए हो गया है इंडियन कॉटन का भाव, जो कि 1 से 2 साल पहले कुछ 40-45 हजार रुपए होता था। इतना भाव बढ़ गया है कॉटन का, फिर भी हम दुनिया की कॉटन से सस्ते हैं। अगर हम वीट लें तो जैसा आपने कहा, वीट में सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, इस वजह से उसका भी भाव बढ़ रहा है और इंडिया सरप्लस है उसके अंदर। शुगर के अंदर अलग डायनामिक्स हैं, क्योंकि क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं, इसलिए ब्राजील की क्रॉप काफी कुछ एथेनॉल की तरफ ट्रांसफर हो गई है, इस वजह से शुगर के भाव बढ़ रहे हैं। हर एक सेगमेंट की अलग डायनामिक्स है, बट बाय एंड लार्ज आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं और इसका फायदा काफी कुछ इंडिया को हो सकता है, क्योंकि इन सब कमोडिटीज में इंडिया सरप्लस जरूर है और ये भी क्षमता रखता है कि आगे चल के प्रोडक्शन बढ़ा सके। अंशुल जी, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि ऑटोज़ के अंदर अगर मेरे को देखना हो तो मैं आज ही किसी से बात बोल रहा था, वो बोल रहा था कि चाहे ईवी आए, चाहे CNG आए, चाहे कुछ भी आए, एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं बदलेगी वो है गाड़ी के टायर। वो तो वही रहेंगे। आपकी गाड़ी का इंजन हो सकता बदल जाए, उसकी जगह बैटरी आ जाए, आपका स्टील की जगह एल्यूमिनियम लगने लग जाए, लेकिन टायर वही रहेंगे, 4 टायर और एक स्टेपनी। तो क्या टायर स्टॉक्स में पैसा लगा दें? डिम्पी जी, मेरी बात मत मानना अगर मैं कह भी दूं कि हाँ लगा दे, क्योंकि 10 में से 5 रिकमेंडेशन मेरी गलत होती है। तो अगर ये उस पैकेट में आ गया तो आप मुझे फिर चैलेंज में बुलाएंगे नहीं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सर क्या बात बोल रहे हैं आप? तो लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिसने भी आपको ये बात बोली है वो बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स टायर्स के अंदर और थोड़ा डायनामिक्स है, क्रूड बढ़ने की वजह से उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं, और जो कि वो इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर पा रहे अपने कस्टमर्स को, इस वजह से उनके मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। लेकिन टायर का जो लॉन्ग टर्म उसका डिमांड पैटर्न है, या उसके जो एक्सपेक्टेशन है, वो हमें ये लगता है कि टायर्स की काफी स्ट्रांग है, और रेडियलाइजेशन उनके मार्जिन्स को भी हेल्प करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर ऑटो साइकिल जो कि पिछले 4-5-6 साल से आप मान लीजिए मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वैसा चल रहा है, अगर उसमें थोड़ी तेजी आई तो रिप्लेसमेंट डिमांड में भी टायर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है कि ये तो लगेगा ही किसी भी गाड़ी में, और नियर टर्म अगर छोड़ दें तो इसके जो आउटलुक है वो स्ट्रांग होना चाहिए।
तो क्लियरली फिलहाल ऑन अ न्यू टर्म छोड़े, लेकिन आउटलुक जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर लंबी अवधि का नजरिया अगर बना रहे हैं तो टायर स्पेस के लिए स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। अंशुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपनी एनालिसिस मार्केट पर हमें बताने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स एक एक कर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट चिराग कबानी जुड़ गए हैं। चिराग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। मार्केट जिस तरह से चीयर कर रहा है, लगातार हैट्रिक लग गई है तेजी की, हफ्ते की शुरुआत अच्छी है, मंथली एक्सपायरी का वीक है, क्या लगता है इस घंटे बाजार जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आपकी राय क्या होगी? लास्ट 30 मिनट्स में निफ्टी 17,510 के ऊपर सस्टेन कर सकता है, तो मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट में 17,650 तक आ सकता है। पर अगर आज की ओपनिंग देखें तो ओपनिंग प्राइस 17,501 का, सबसे प्राइसेस लास्ट 2 आवर्स से उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो एक ब्रेकआउट के लिए वापस वेट करना पड़ेगा इसमें, फिर ही नेक्स्ट लेग अप के लिए ट्रेड करने का। 17,650 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, जब तक प्राइसेस 17,436 आज के लोग के ऊपर ट्रेड करता है। ओके, ये राय मार्केट पर बनती हुई दिख रही है। इस बीच चिराग, अदानी एंटरप्राइजेस देखिए एट डे हाई ट्रेड करता हुआ 2006 के लेवल्स पर करीब 5% की बढ़त यहाँ पर दिख रही है। टेक्निकली इसके चार्ट देखें और बताएं करंट लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? फिलहाल लाइव हाई पर ट्रेड कर रहा है एकदम बुलिश मोमेंटम के साथ। इसमें नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं वेव एक्सटेंशन के हिसाब से देखूं तो प्रोबेबिलिटी है कि 2080 का लेवल आ सकता है इसमें, जब तक 1960 का लेवल डाउन साइड में ब्रीच नहीं होता है। स्टॉक लाइव हाई पे है तो फ्रेश बाय कोई भी करता है 1960 के स्टॉप लॉस से उसको होल्ड रख सकता है। चिराग, मैं आपसे टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी पे एक चार्ट चेक लेना चाहूंगा। उससे पहले एक बार एक फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। पहले ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं जो अनाउंस हुआ है शरद दुबे के साथ, फिर कौस्तुभ हमें समझाएंगे कि ये मर्जर जो अनाउंस हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन अनाउंस हुआ है, इससे स्ट्रीट को इतना पसंद क्यों आ रहा है, मार्केट को इतना पसंद क्यों आ रहे हैं। टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर दोनों के स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन है। शरद, आप बताइए। जी बिल्कुल, अब इनसाइट्स में देखा गया तो टाटा कॉफ़ी जो है आज इंट्राडे हाई ऑलमोस्ट 13% लगा चुका है। ये सबसे बड़ा उछाल जो है आप 12 महीने में देखने को मिला है। इसके अलावा वॉल्यूम्स वो भी शानदार थे, स्टॉक में लगभग 32 टाइम्स आए हैं उनके 30 डे एवरेज को लेके, और जो शॉर्ट टर्म लेवल्स है उसमें 50 DMA और 20 डे DMA लेवल्स को भी जो है क्रॉस कर दिया गया है, और टॉप गेनर भी रहे हैं आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे एक शानदार मूवमेंट इंट्राडे बेसिस पे 5% देखने मिली है, और सबसे बड़ी इंट्राडे मूव जो है 15 मार्च को देखने मिली है, और उनके जो 100 और 200 DMA लेवल्स है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट रीजन है कि री रेटिंग की क्या रीजन है। तो सबसे पहला टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए कि एक एक्रीशन हो सकती है, 5 से 10% पैट में बढ़ोतरी हो सकती है, टैक्स बेनिफिट्स हो सकती है। उसके अलावा जो है आपके जो प्रोसेसेस होते हैं, एक्सट्रैक्शन और प्लांट वर्टिकल्स, वो एक जगह देखने मिल सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव रीजन रह सकता है। और आखिर में मैं बात करूंगा टाटा कॉफ़ी में क्या री रेटिंग हो सकती है, तो ऑफकोर्स जो शेयर होल्डर्स है टाटा कॉफ़ी के, उनको जो है एक टाइप से एक डिस्काउंट में मिली है, तो उसके कारण जो स्टॉक्स है वो कैचअप कर रहे हैं आज दिन के ट्रेड में। और याद रखिए एक पार्टिसिपेशन भी होगी एक बड़े ब्रांड के लेके, तो ये कारण के वश जो है दोनों स्टॉक्स में री रेटिंग हो रही है, और दोनों स्टॉक्स जो है अपने अपने बड़े बड़े इंडेक्सेस के जो है टॉप गेनर्स भी हैं आज। अच्छी खासी मूव है। आइए कौस्तुभ से समझते हैं। कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए 18 और स्वदेश पे। हमारे लिए एनालाइज करके बताइए कि वैल्यूएशन पे ये दोनों स्टॉक कैसे लग रहे हैं, और ये जो ट्रांजैक्शन अनाउंस हुआ है इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को आपको कैसे आता हुआ नजर आता है? देखिए, टाटा कंज्यूमर के लिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बिकॉज अगर हम देखेंगे कि ये डील से वो क्या करना चाहते हैं, ये डील से वो अपने जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो हालांकि अगर हम देखेंगे अभी 45 एंटिटीज है अगर टाटा कंज्यूमर्स के अंदर, वो धीरे धीरे होके कम होके 23 to 24 एंटिटीज हो जाएगी। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? टैक्स बेनिफिट्स आ जाएंगे, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे बेनिफिट आ जाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के कारण एडमिन लेवल पे आपका मार्जिन इंप्रूव होगा। तो उसके कारण कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जब ये डील ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब ये स्ट्रक्चर का, तब वो एक्सपेक्ट करे कि 5 to 10% काइंड ऑफ पैट में ये होगा, बढ़ोतरी हो सकती है।
और अगर हम डाइल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, डाइल्यूशन इज जस्ट 3.4% ऑफ द इक्विटी। एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 95.3 करोड़ शेयर हो जाएंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के आफ्टर द इक्विटी डाइल्यूशन, बोथ फॉर जो टीसीएल टाटा कॉफी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स मिलने वाले 3:10 के स्वैप रेशियो में, और जो अराउंड 74 lakhs प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर ऑफ टाटा ग्लोबल यूके कंपनी। ये होगा ये डील पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, टाटा कंज्यूमर के अंदर 3 बिजनेसेस हो जाएंगे पूरा। एक कंज्यूमर बिजनेस, जो टाटा कॉफी का जो कंज्यूमर बिजनेस है वो टाटा ग्लोबल के कंज्यूमर बिजनेस के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो एक बेनिफिट आ सकता है वहां पे, बिकॉज सिनर्जीज बिल्टअप हो सकते हैं। प्लांटेशन बिजनेस ऑफ टाटा टी एंड प्लांटेशन बिजनेस ऑफ टाटा कॉफी कैन कम अंडर वन एंटिटी और वन स्ट्रक्चर, जहां पे मैनेजमेंट अंडर न्यू मैनेजमेंट वहां पे एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और एक्सट्रैक्शन बिजनेस एक अलग से। तो ओवरऑल फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव या एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए ये एक पॉजिटिव। इन टर्म्स ऑफ टाटा कॉफी लिमिटेड हमने देखा है कि जो डील जो स्वैप रेशियो है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्वैप रेशियो प्राइस आ रहा है अराउंड 224 रुपीज पर शेयर, जो यस्टरडे अगर कल का क्लोजिंग अगर टाटा कॉफी का देंगे तो 196 रुपीज था, तो उसके ऊपर 14% काइंड ऑफ अ प्रीमियम आ रहा था। सो टाटा कॉफी के शेयर होल्डर्स के लिए ना सिर्फ एक स्वैप रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नहीं है, बट उनको ओवरऑल कंज्यूमर प्ले के एक शेयर्स मिलेंगे, ताकि जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, जिसमें आपका फूड बिजनेस भी है, बेवरेजेस बिजनेस भी है, प्लांटेशन भी है और एक्सट्रैक्शन बिजनेस भी है। तो ओवरऑल एक टोटल कंज्यूमर इसका उनको शेयर्स मिलेंगे। तो लार्जर बेनिफिशियरी टाटा कॉफी लिमिटेड हम लोग ने देखा, उसके कारण हमने देखा कि आज टाटा कॉफी के शेयर्स भी काफी अच्छे से रहे, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ओवर दी लॉन्ग टर्म ये जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव होगा। और ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, हम आगे चल के भी देखेंगे, बिकॉज ये मैनेजमेंट का एक नजरिया है। उन्होंने सोचा ही है कि उनको अपने बिजनेस को और स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज इससे काफी एफिशिएंसीज क्रिएट होगी ओवर द लॉन्ग रन। ऑल राइट कौस्तुभ, थैंक्स वेरी मच वो हमें समझाने के लिए ये दोनों स्टॉक्स के लिए क्या होता है, मतलब क्या है, अब शेयर होल्डर्स को क्या फायदे पहुंचेंगे। लेकिन एक शिफ्ट करते हैं फोकस, चिराग के पास जाएंगे इन दोनों स्टॉक्स पर स्टॉक चेक लेने के लिए, बट उससे पहले जो खबर आपकी फ्लैशेज पे आ रही है वो है गवर्नमेंट ने मेगा पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी अप्रूव कर दी है। प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पे और प्रकाश डालने के लिए। प्रकाश, पावर ग्रिड, एनटीपीसी सारे स्टॉक्स वैसे भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन ये मेगा पावर पॉलिसी का मतलब समझाइए हमें, और ये कैसे पावर प्रोड्यूसर्स के लिए राहत की बात है। देखिए, इसमें क्या है कि जो भी कॉस्ट होता है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, 10 आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, और इसमें ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कमीशन है या फिर पार्शियली कमीशन है। कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रेस एसेट के तौर पे कंसीडर हो रहे हैं। उनमें उनको जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, जो छूट मिलती है, उसकी जो मियाद है वो इस वक्त जो है वो 120 महीने के लिए है। आज कैबिनेट ने अपने फैसले में ये कहा है कि इसको 36 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मतलब अब वो 156 महीने तक टैक्स अथॉरिटीज को ये सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी उनके पास डिटेल्स हैं, और उस आधार पे वो छूट ले सकते हैं। तो इससे ये होगा कि इन पावर प्रोजेक्ट्स में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, डेवलपर्स को उसको रिवाइव करना आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ जो फ्यूचर बिड्स आ रहे हैं जैसे पीपीएस हुए या फिर दूसरे बिड्स है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इससे ये होगा कि उनके लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इनके लिए जो एमएनआरई मिनिस्ट्री है वो कोऑर्डिनेशन में आके इन प्रोजेक्ट्स के रिवाइवल में मदद करेगी। साथ ही साथ जो फ्यूचर बिड्स आ रहे हैं, चाहे वो पीपीए भी हो, उसमें इन प्रोजेक्ट्स इन कंपनियों को मदद की जाएगी कि आप आइए इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जो रेगुलेटरी हर्डल्स था उसको आज कैबिनेट ने दूर कर दिया है। तो जाहिर तौर पे पावर सेक्टर के लिए काफी फायदे का आज डिसीजन हुआ है, और इसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोजेक्ट्स जो है स्टेप्स के तौर पे कंसीडर हो रहे हैं।
जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी अपने रिपोर्ट में इसको मेंशन किया था, तो उनके लिए आज राहत भरी खबर आई है। काश ये जो राहत है ये पावर प्रोड्यूसर्स के लिए भी है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी है और ट्रांसमिशन वालों के लिए भी है, तीनों के लिए होगा ना ये? जी बिल्कुल, बेसिकली ये फायदा जो है अगर आप इसको देखें इस फैसले के कॉन्टेक्स्ट में तो ये डेवलपर्स के लिए है, क्योंकि वो पीपीए के लिए बिड कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी पीपीए के लिए बिड कर पा रही है, उसके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, तो जाहिर तौर पे जो भी डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, चाहे आप डिस्कॉम्स की बात कर लीजिए या ट्रांसमिशन कंपनियों की बात कर लीजिए, उनका जो बकाया उनके ऊपर है उसकी भी देनदारी में तेजी आएगी। तो जाहिर तौर पे ये फायदा तीनों ही सेक्टर के लिए है। राइट, ऑल राइट प्रकाश, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जब मैं ये समझाने के लिए जो मेगा पावर पॉलिसी है, पावर स्टॉक्स चल रहे हैं लेकिन ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाली चीज़ है। आगे चलते हैं, सुशील केडिया जी को भी शामिल करते हैं अपने बातचीत में। सुशील, गुड आफ्टरनून। काफ़ी मार्केट सुधर गया लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे उससे अब तक। आपको चार्ट्स पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या किस तरह के साइंस आप रीड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से? तो देखिए क्या है ना, ये जो विश्लेषणात्मक जो पहलू है बुद्धि का, वो अक्सर विश्लेषण हमेशा, किसी भी विषय का विश्लेषण कीजिए, बुद्धि हमेशा आराम के रास्ते को ढूंढती है। किस काम को मैं कर लूं जिससे मुझे आराम मिल जाए। तो रेजिंग वॉर के बीच में ये कह देना कि यहां से मार्केट वापस 17,800 18,000 आ जाएगा, या तो पहलवान या दीवाना ऐसी बात करता है, या जिसने बहुत सारी बार बाजार को देख लिया है। फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि के ऊपर हमें उठना होगा। और अब जब इस युद्ध के क्षीण होने के संकेत आने लग गए हैं और जब ज्यादातर लोगों की बुद्धि कहेगी कि हाँ अब सब ठीक है, बाजार को ले लो, तो अक्सर ऐसी परिस्थिति में बाजार एक करेक्शन दे देता है। जब या तो आप आराम कर लीजिए या आप मुनाफा कमाइए और उसके कारण आराम महसूस कीजिए। तो जिसने भी मजदूरी की है 15,500 से यहाँ तक बाजार में बने रहने की और लगातार माल लेने की, उसको रिलीफ देंगे लोग। तो मेरा ऐसा है, जब तक 18,000 क्रॉस ना करे, हमारा जो पुराना से विश्लेषण हमने साझा किया था, 17,800 से 18,000 के बीच में मैं एक भारी रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, और हो सकता है वहां से एक बार 1000 पॉइंट के लिए पलट जाए। 17,800 से 18,000 के बीच में जहां से भी घूमते हैं तो निफ्टी 17,000 तक करीब करीब आ जाए। पर अब तक के बाजार को और अब तक के पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि 20,000 की चाल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब इसको पत्थर में लकीर की तरह खींच कर नहीं बैठ सकते, हम लकीरों के फकीर है, जैसे जैसे लकीरें बदलेंगी हमारा दृष्टिकोण बदलेगा। पर इस वक्त सिर्फ 500 पॉइंट की ट्रेडिंग करने के बजाय अगर 20,000 तक की चाल के लिए निफ्टी ने संकेत दे दिए और अच्छे खासे संकेत दे दिए, तो दुनिया भर के बी ग्रुप के या छोटे एफएंडो के ऐसे स्टॉक जहां 50%, 70%, 80% तक की भी ऊपर बढ़त की जगह दिखती है, तो वो लेस लिक्विड्स या इलिक्विड्स या एग्जॉटिक्स में इन्वेस्ट करने का टाइम चार्ट के अनुसार आ गया है। और इसमें भी स्टॉप लॉस है। पहले 18,000 से घूमने दीजिए, क्या पता उसके भी ऊपर चला जाए, और वो घूमने देने के बाद वापस हम दोबारा आपसे अगले सप्ताह फिर बात करेंगे कि 17,000 से वापस घूम रहा है। वी हैव अ राइट टू बी रॉन्ग एट दीज लेवल्स। बट जो ज्यादा गहरी बात है कि अब वायदे के शेयरों में मलाई एक बार के लिए निकल चुकी है। अब बहुत बड़ी मलाई बहुत सारे छोटे कैश शेयर्स में दिखती है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी का भी हम ये दृष्टिकोण पकड़े, एक बार के लिए मेरे को लगता है फिलहाल जो चारों तरफ को लाल मचा है बैंकों का अंडर परफॉर्मेंस, मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी 18,000 तक हो, बैंक निफ्टी उसमें 38,500 हो जाए तो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस हो जाएगा। और अगर उसके बाद निफ्टी वापस 17,000 और बैंक निफ्टी वापस करीब करीब वर्तमान स्तरों पे लौट आए, या कुछ और 500 पॉइंट नीचे चली जाए, और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी 40,000 पार कर सकती है। सुशील, हाय, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कॉल्स देने के लिए आप जाने जाते हैं और आपकी कॉल्स का रिजल्ट भी हम देखते हैं। पिछले हफ्ते HDFC नेम्स पर अपना बुलिश नज़रिया हमें बताया था, और अब देखिए HDFC लिमिटेड कितनी अच्छी तेज़ी के बीच ट्रेड कर रहे हैं। बट ये जो महत्वाकांक्षी टारगेट आप बता रहे हैं 20,000, टाइम फ्रेम भी बता दीजिए। देखिए, जो ये बातें हम करते हैं तो कि 2-5 साल की तो बातें हैं नहीं। अगर अब से लेके दिवाली तक 20,000 आ जाए तो लगेगा कि दिवाली है। तो मानसी, एक अनुरोध है मेरा, ये जो बोल्ड और ये जो कॉन्ट्रेरियन और ये महत्वाकांक्षी, ये अक्सर शब्द जो आएंगे माइंड में, क्योंकि
मासूम बातें करने वाले लोग अक्सर मूर्ख भी नजर आते हैं और मूर्खतापूर्ण बातों से बड़ा बोल्ड सा लगता है, पर हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि चार्ट की एकदम भक्तिपूर्ण स्टडी से, एक भक्तिपूर्ण, एक समर्पित अध्ययन से चार्ट्स के जो भी बात निकले उसको बिना किसी लौंग लपेट के कहना और उसी पर काम भी करना, इसी को हम मासूमियत कहते हैं। क्योंकि बुद्धि तो इतनी चंचल है कि वो 1000 चीजों को देखेगी, और बुद्धि ज्यादातर, विश्लेषणात्मक बुद्धि ज्यादातर उन्हीं चीजों को देखना पसंद करती है जो औसत एक रेंज के भीतर हो, एक मापदंड के भीतर हो। तो मेरा अनुरोध है, हमें दबंग या कॉन्ट्रेरियन या आउट ऑफ द वे जाके बात करने वालों की बजाय आप अगर हमें मासूम समझेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा काम ज्यादा सराहा गया है। सुशील सर, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, क्या खरीदना है? जो जी में आए ले लीजिए, पर अगर चूंकि हमें छोटे सामान को ज्यादा ध्यान देना है तो पहले सेक्टर वाइज मैं आपको कुछ बिंदु फटाफट बताऊं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के लिए भी। सीमेंट के सभी स्टॉक्स के अंदर में मुझे काफी अच्छी गुंजाइश नजर आ रही है, और सीमेंट के ज्यादातर स्टॉक्स, 2-4 को छोड़ दीजिए, ज्यादातर अच्छी खासी रिटर्न्स देंगे। और उसमें हमें एकदम स्टनर ऑफ द रिटर्न जो दिखती है, बिरला कॉर्प की चार्ट एकदम ऐसी सधी हुई तैयार है, इसमें ट्रेंड बनता चला गया तो हमें आश्चर्य नहीं होगा कि 1700-1750 तक जाके एक नया उच्चतम नया स्तर बना दे। तो सीमेंट ब्रॉडली सारे अच्छे हैं, उसमें टॉप पिक बिरला कॉर्पोरेशन। और मीडिया के स्टॉक्स में जो हलचल अभी मची है, तो जी ने जो बहुत गहरी खाई में छलांग लगा दी थी 380 से 210 की, और उसके बाद एक जो बड़ा ये भूचाल जैसा बड़ा सर्किट ऊपर आया जब ये वापस अनाउंसमेंट आई कि अब इन्वेस्ट को हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके बाद 4-5 दिन जी ने साइडवेज कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस ब्रेकआउट में इमीडिएट ट्रेडिंग टर्म में 340 तक का हम स्तर पकड़ते हैं, 280 से 340 की रेंज है, और उस 340 का स्तर पूरा करने के बाद देखते हैं वापस 280 आएगा, 310 आएगा, एक करेक्शन आना चाहिए। पर अगर कोई एक इसको निवेश करके एक दिशा को पकड़ के चले तो मुझे 3 महीने के दृष्टिकोण में 450 का भाव जी में कोई अचंभित करने की बात नहीं लगेगी, और 6 से 9 महीने का कोई व्यू लेता है तो 550 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। सिमिलरली इससे रिलेटेड स्टॉक जो है डिश टीवी का, वो अगर आप 3 महीने के दृष्टिकोण से डिलीवरी लो तो ये 30 को क्रॉस कर जाए, 30 के आंकड़े को, और 32-33 हो जाए तो बड़ी बात नहीं लगती है। और 6 से 8 महीने के दृष्टिकोण में करीब 9 महीना पकड़ लीजिए, ये 60-65 भी हो जाए तो मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। और शॉर्ट टर्म के लिए एक बार बैंक्स के अंदर में सभी बैंक्स ठीक लग रहे हैं। एसबीआई काफी भाग गया तो मैं 7-8% पकड़ रहा हूँ, पर जो हमारे जो पुराने कॉल्स हैं उनमें जब ट्रेंड बना हुआ है तो हम बने रहेंगे। जिस किसी स्टॉक में एचडीएफसी नाम लिखा है उसे लेते रहो। इंश्योरेंस के, हाउसिंग फाइनेंस के सारे स्टॉक्स लग रहे हैं। अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी भी मुझे लगता है कि यहाँ से डबल हो जाए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का गेम अलग है, उसको हम अलग से खेलेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस हो सकता है कि एक बार यहाँ से 50 रुपए बढ़ने के बाद वापस नीचे 320 भी आ जाए, पर अगर वैसा हुआ तो हम दोनों हाथ से उसे दबोचने के प्रोग्राम से बैठे हैं कि 320-25 में मिला LIC हाउसिंग फाइनेंस तो लेके 600 रुपए तक भूल जाएंगे। तो अगले 6-8 महीने के लिए स्टॉक मार्केट मुझे ठीक लगता है, और इमीडिएटली ये युद्ध खत्म हो जा रहा है तो कूद पड़ते हैं बाजार में, कूदिएगा तो आप जिन्होंने मजूरी की है उनके बदले आपको करनी पड़ेगी। मार्केट नीचे डिप देगा तो हम लेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार कमेंट्री कमिंग फ्रॉम सुशील जी कि बाजार बहुत राइप है तेजी के लिए। 6-8 महीने का आउटलुक बढ़िया है, 20,000 18,000 वो सब लेवल्स भी अटेम्प्ट करेगा। उन्होंने अपनी लिस्ट बताई, बैंक्स, इंश्योरेंस, मीडिया स्टॉक और सीमेंट, जहां पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील बात करने के लिए आज हमसे। मितेश पंसाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिराग कब्बानी तो ऑलरेडी हैं ही। मितेश, आपके सिस्टम और मेथड्स क्या बता रहे हैं इस समय? 17,500 एक बार हिट तो किया है, अब यहाँ से हम किधर देख रहे हैं और किस तरह के ट्रेड्स बन के आ रहे हैं आपके सिस्टम और मेथड से? अजय, बेसिकली बॉटम फॉर्मेशन के बाद अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर रैली देखने के लिए मिलेगी 1 से 3 महीने में, तो हमें लग रहा है कि वो बैंक निफ्टी में मिलेगी। और बैंक निफ्टी का हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं इन द नेक्स्ट 1 to 3 months वो करीबन 38,000 से 40,000 तक का है। तो अभी अगर टेक्निकली आप देखो विद इन द ऑल ब्रॉडर इंडाइसिस इंक्लूडिंग दी जो सेक्टोरल इंडाइसिस है उसमें, तो सबसे बढ़िया जो स्ट्रक्चर बना है, सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन बना है वो बैंक निफ्टी में बना है। और टेक्निकली
अगर 37,200 क्रॉस करता है वीकली बेसिस के ऊपर, तो इमीडिएटली हमको 39,000 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड मिलेगा। और अगले 1 से 3 महीने में अगर पूरी जो इंडाइसिस है, जितने भी इंडाइसिस है, उसमें अगर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करे एंड स्पेशली पीएसयू बास्केट अगर आउट परफॉर्म करे, केस इन पॉइंट बैंक ऑफ बड़ौदा 130 से लेके 150 तक की रेंज में अगर ट्रेड करने के लिए दिखे, तो वी आर नॉट सरप्राइज। तो सबसे पहले तो बैंकिंग काउंटर्स, पीएसयू बैंक्स और बैंक निफ्टी पे हम लोग एक्स्ट्रा बुलिश हैं। उसके अलावा बेस्ड ऑन मेथड एंड सिस्टम 4 स्टॉक्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभर के आए हैं। उसमें से पहला स्टॉक है वो जो इंटेलेक्ट का है। इंटेलेक्ट डिजाइन ने 850 रुपए के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बढ़िया मोमेंटम दिया है। तो 750 रुपए, 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस से अगर 1 से 3 महीने तक खरीद दिया जाए तो ये ट्रेंड की शुरुआत है। और हमें लगता है 1150 से 1200 का टारगेट वहां पे आ सकता है। तो पहला स्टॉक है इंटेलेक्ट। दूसरा स्टॉक है जेएमएम फॉडलर। जेएमएम फॉडलर में भी बेस बना है 4100 से लेके 4300 तक, और हम लोग देख रहे हैं 4500 का लेवल वेरी क्लोजली। अगर 4500 का लेवल क्रॉस होता है तो इमीडिएटली हम 5200, 5500 की रेंज में चले जाएंगे। तो दूसरा स्टॉक है जेएमएम फॉडलर। तीसरा जो स्टॉक है वो तत्व चिंतन का है। अगर आप तत्व चिंतन का देखें चार्ट, तो उसमें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है इन द रेंज ऑफ 2300 से लेके 2100 में, और यहाँ से हम लोग एक लेवल लेके चल रहे हैं 2350। अगर उसके ऊपर गया तो स्ट्रेट अवे हम लोग 2900 तक की रैली 1 से 3 महीने में देख सकते हैं। एंड फाइनली प्रीवी स्पेशलिटी, आई थिंक प्रीवी स्पेशलिटी में केमिकल्स में आप देखो तो वहां पे भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है, और हमको यहाँ पे टारगेट 2250 के दिखाई दे रहे हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग, बेस्ड ऑन सिस्टम एंड मेथड, इंडाइसिस में हम लोग बुलिश है बैंक निफ्टी, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग, और स्टॉक्स में जीएमएम फॉडलर, प्रीवी स्पेशलिटी, इंटेलेक्ट डिजाइन एंड तत्व चिंतन फार्मास्यूटिकल। ऑल राइट, काफी इंटरेस्टिंग नाम मितेश आप दिए हैं, क्योंकि तत्व चिंतन, प्रीवी स्पेशलिटी, ये नाम बहुत दिन से रेडार से एकदम हट गए थे। आपके सिस्टम और मेथड अगर ये दिखा रहे कुछ हो रहा होगा इसमें। जीएम फॉडलर भी एक बार को तो काफ़ी लंबे अरसे के लिए इस पर बातचीत बंद हो गई थी। चलिए कुणाल को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। कुणाल, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है आपको इस समय? देखिए, अभी हम चिराग से बात कर रहे थे, फिर सुशील से भी बात कर रहे थे। एक सेंस ये आ रहा है कि शायद अब बाजार हायर लेवल्स को अटेम्प्ट करने के लिए सेटअप तैयार हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? क्योंकि जैसे सुबह हमने शॉर्ट में बात की कि ये एक 200 वो जो एक रेंज में था 7-8 दिन की, उसको एक बार क्रॉस तो किया है। हाँ अजय जी, गुड आफ्टरनून। तो रेंज को तो हमने क्रॉस कर लिया है। मार्केट की जो ब्रेथ है वो भी काफ़ी अच्छी ओपन अप हो गई है। हम अगर मार्केट इंटरनल्स की भी बात करें तो काफ़ी अच्छे सेक्टर्स एंड स्टॉक्स के मिक्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट नहीं है कि हम सिंगल आउट कर सकते हैं कि कुछ एक ऐसे लीडिंग सेक्टर्स या स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो तेज़ी के जो मेजर वेटेज है वो गेन कर रहे हैं। बट जब हम कहते हैं कि हर कोई सेक्टर, हर कोई स्टॉक मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इट्स एन ओवरऑल पार्टिसिपेशन विच इज़ द यूएसपी ऑफ दिस मार्केट। मेरा मानना है कि आई थिंक इंडाइसेस को मोमेंटम गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इन द मार्केट इंटरनल्स। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स, आज बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर है, बट ऐसा कोई मेजर बैंकिंग स्टॉक्स बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि पीएसयू बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो हम कह सकते हैं कि वो लीडरशिप लीडर स्टॉक बन रहा है। सेम हम कह सकते हैं आईटी स्टॉक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो 2%, 3%, 0.5% अप है। तो ऐसा कोई मेजर आउट परफॉर्मर उस सेक्टर्स में बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये खाली पॉइंट है जिसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है शायद इंडाइसेस हायर लेवल्स पे तो है, बट आने वाली जो कुछ एक दिन है वो ट्रेंड्स जो है वो एकदम स्लो एंड ग्रेजुअली ही रहेंगे रादर देन अ वेरी पेसी मूव ऑन द इंडाइसेस। उसकी एक वजह भी है क्योंकि विक्स आपका घट गया, वो 20-21 के आसपास आ गया। अच्छा कुणाल जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं? तो 2 बाय कॉल और स्पेसिफिकली जो 2 नए स्टॉक्स जिन्होंने ब्रेकआउट के लेवल्स पे आ गए हैं। एचडीएफसी लाइफ बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट बहुत महीनों के बाद ये स्टॉक ने आज अच्छी मोमेंटम दिखाई है। एक्सपायरी डेज के जनरली आसपास जब हम ऐसी बाइंग देखते हैं तो ये इंडिकेशन होता है कि रोल ओवर्स पॉजिटिव हो रहे हैं स्टॉक्स में। तो मैं एचडीएफसी लाइफ रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। टारगेट रख सकते हैं 565 का, स्टॉप लॉस 530 पे ट्रेल कर सकते हैं। और सेकेंड स्टॉक एसबीआई कार्ड्स, बहुत ही
इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप है। एक मल्टी वीक स्विंग हाई पे आ चुका है SBI कार्ड्स, वेरी गुड वॉल्यूम्स, लास्ट 4 to 5 डेज का प्राइस पैटर्न्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 50-डे मूविंग एवरेज से बाउंस किया है स्टॉक ने, तो SBI कार्ड्स भी रिकमेंड करूंगा। पोजिशनल टारगेट्स यहाँ पे रख सकते हैं करीबन 975 का और स्टॉप लॉस 850। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल बने रहने के लिए हमारे साथ। अब निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से रीगेन कर ली जो आज दिन भर में स्ट्रगल कर रहा था, वो था 500 का लेवल, 17500। अब आप बैंक निफ्टी आप देखिएगा, शायद हो सकता है अच्छा मूवमेंट दिखाए। अभी सिर्फ 4 मिनट पहले ही बैंक निफ्टी ने एक सडन स्पाइक, किसी ने बहुत ज़ोर से बैंक निफ्टी को ख़रीदा है ऐसा लग रहा है। मितेश की बात भी सच होती हुई दिखती है। बैंकिंग स्टॉक्स भी सीधा आते हैं सर। बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे क्या मितेश जी आप? बैंक ऑफ बड़ौदा जो मैंने पहले भी बताया, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, की बैंक ऑफ बड़ौदा जो है या फिर आप कैनरा बैंक देख लीजिए विद इन द PSU बास्केट जो FNO में है, तो उसमें से FNO काउंटर में FNO स्टॉक्स जो है ये 2 PSU बैंक्स में, वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बढ़त देखने के लिए मिलेगी। और अगर सरप्राइज नहीं होगी अगर 1 से 3 महीने में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पे 140 से लेके 150 के एग्रेसिव टारगेट देखें, क्योंकि इसका जो बेस है वो कहीं ना कहीं 108 से लेके 112 में बेस बन चुका है। अभी इंटरमीडिएट हर्डल हमारी सिस्टम और मेथड के हिसाब से 118 का है। सो 118 तक जो पूरी चाल रहेगी, जो पूरा उसका बिहेवियर रहेगा वो थोड़ा म्यूटेड रहेगा, लेकिन एक बार वीकली बेसिस के ऊपर 118 क्रॉस करने के बाद आई थिंक हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरप्राइज मिलेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में टू द ट्यून ऑफ 140 से 150 तक। तो आई थिंक जो री रेटिंग बोलते हैं, तो ये स्टॉक्स में ये री रेटिंग टेक्निकली हो चुकी है PSU बास्केट में, उसमें हमारा सबसे पसंदीदा काउंटर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर यहाँ पर पॉजिटिव नजरिया क्लियरली बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस चाहे फिर सरकारी बैंक, निजी बैंक क्षेत्र, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन चिराग, BSE लिमिटेड इस स्टॉक को देखिए और बिल्कुल मानने में नहीं आ रहा है। आई कांट रियली फील। एक महीने में यहाँ पर आप देखिए 45% तक की बढ़त इस स्टॉक ने दिखा दी है। आज ही क्या आज आप देखिए सडन अपमूव ये स्टॉक दिखा रहा है, 6% तक की तेजी। रियली नाइस टू आइज। क्या लगता है BSE लिमिटेड पर टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? अब एकदम बुलिश है। अगर आपको याद रहेगा 2 वीक पहले भी मैंने इस पे बाय कॉल दिया था, जब स्प्लिट नहीं हुआ था तब मैंने 2800 का टारगेट दिया था। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी जब तक 880 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक नहीं करता है, करंट प्राइस 940 है, फ्रेश बाइंग फिर से कर सकते हैं। इसमें इमीडिएट अपसाइड टारगेट रहेगा 1040 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1200। ओके, क्लियरली राय मिलती हुई हमें दिख रही है। BSE लिमिटेड शानदार अपमूव्स के साथ बढ़त जो है बिल्कुल कायम है। इस बीच बाजार के दिग्गजों के साथ लगातार हम बात कर रहे हैं और उनका बाजार पर नजरिया क्या है आप तक पहुंचा रहे हैं। जब ऐसे ही एक मार्केट एक्सपर्ट हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा से हमने विस्तार से बातचीत की, उन्होंने फाइनेंशियल साथ ही डिफरेंट सेक्टर्स पर अपना नजरिया बताया। आइए देखते हैं उन्होंने ज्यादा और क्या कहा। No, actually, on financials, the thing is that this angle was always there. Even we are mostly overweight in financials. That there is a high ownership, and when for many years, when HDFC Bank and all are not in the MSCI index, and in 2013 it was the #1 biggest company in the index, and then it was removed because of reaching foreign ownership limit. So we all never sold. Maybe others also obviously didn't sell. And for many years, therefore, it was not in the index, whereas the funds had it, and therefore it helped the funds because the stock did well. Now for 2 years or 1 year, when it initially didn't do well, the fund managers would have felt completely the opposite, that it is not in the index, and therefore it is not hurting the index, but it is hurting individual fund managers. So they have sold. Now, we are also stuck in some of these things when we know that fundamentally the company is improving every quarter, the growth rates are back, some of their issues are over, but there is a technical overhang, which broadly, if I'll just look at it quarter to date, market is flat and oil is up 40%, which means many of these consumer companies and similarly commodities are up somewhere plus minus that all of them have to find it difficult to pass on these commodity price hikes, which is the part of their raw material over the next 6-9 months or maybe even a year. And therefore, can we just say, okay, doesn't matter, we have moved to 25 multiple, FY25 instead of 24 and we roll on. My big picture bet is that some of these consumer companies go back, fall 30% from the top,
simply because if I look at it from the previous time when the price was $100 for oil and just take that as a representative of the entire this thing, then from that time to now, if I look at these stocks, their earnings have doubled. That is from 2014, and their valuations have tripled. So in a big picture sense, if they were trading at a certain valuation in 14, there is no reason why today they should be trading at 1.5 times that. चिराग, आज काफ़ी बाजार में बज़ ये है कि एक्सिस बैंक फाइनली सिटी का लेंडिंग बिजनेस का ट्रांजैक्शन आज अनाउंस कर देगी। एक्सिस बैंक 4% तक हो गया था एक टाइम पे ऊपर। आपको चार्ट्स पे कैसा नजर आता है? अगर किसी को हाई रिस्क बीपीएससी ट्रेड करना है तो 740 के स्टॉप लॉस से इसमें बीपीएससी कर सकते हैं। अगर न्यूज आता है तो शायद गैप अप 780 to 805 का लेवल मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर एकदम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखे तो जब तक एक्सिस बैंक का प्राइसिंग 840 के नीचे, मुझे लगता है कि ये लार्जर लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए एक हायर रेंज ऑफ 700 to 840 के रेंज में ट्रेड करता रहेगा। अगर आज की एकदम स्पेसिफिक कैंडल देखे तो जितनी भी बाइंग हुई थी मॉर्निंग पे न्यूज फ्लैश होने के बाद पूरे के पूरे गेम्स इसने गिव अप कर दिए। तो कोई भी अगर बीपीएससी ट्रेड लेता है तो एक हाई रिस्क ट्रेड रहेगा। जी हाँ, इन ऑल लाइकलीहुड आज एक्सिस बैंक सिटी बैंक के रिटेल एसेट्स के अधिग्रहण का अनाउंसमेंट करेगा। आपको हम बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश पे हमने पहले ही बताया था कि ये जो डील है वो करीब 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए में हो सकती है, लेकिन इसके दो पार्ट होंगे। पहला ये है कि सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि कुछ तो ऑल कैश डील होगा। जो दूसरा पार्ट रहेगा वो बिजनेस मैट्रिक्स को देखते हुए इवेल्युएट होगा कि कितना पेमेंट होगा, तो उसमें समय लगेगा। जो समय सीमा की बात करें तो जब से डील अनाउंस होती है तब से 6 महीने तक का इम्प्लीमेंटेशन का टाइम रह सकता है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेशन का समय रहेगा वो 12 से 18 महीने रह सकता है। उस बीच सिटी बैंक को अलाउड होगा कि वो कस्टमर्स को सर्विस कर सकें। आपको हम बता दें सिटी बैंक के जो रिटेल एसेट्स हैं उसमें क्रेडिट कार्ड डिवीजन है, साथ ही साथ करीब 35 ब्रांचेस हैं भारत में, 4000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये सारा एक्विजिशन होना है एक्सिस बैंक द्वारा। साथ ही साथ देखने वाली बात ये होगी कि जो कैश आउटगो हो रहा है उसका फंड्स का मैनेजमेंट बैंक कैसे करता है, क्या कोई फंड रेजिंग की योजना है। तो ये सारे सवालों का जवाब हमें पता चलेगा आज शाम को जो एक्सिस बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4 बजे। ऑलराइट, भसीन साहब भी, संजीव भसीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ही मिनट में हम उनके पास जाते हैं, लेकिन मितेश उससे पहले हीरो मोटो कॉर्प पे आपका व्यू लेंगे। काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया है, आज 2% 3% ऊपर है। चार्ट्स पे क्या दिखता है आपको? इसी कल भी जो फॉल आया था वो भी एक डमी फॉल था क्योंकि वॉल्यूम इतने स्ट्रांगली सपोर्टिव नहीं थे। तो मेरे हिसाब से 2 स्टॉक्स हैं जिसमें आई थिंक बढ़त कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक है हमारा जो फेवरेट है मारुति में कंटिन्यूसली लोअर लेवल से एक स्ट्रांग बाइंग आ रही है, तो उसमें भी हमारा एक खरीदारी का कॉल है। और रही बात हीरो मोटोकॉर्प की, तो मेरे हिसाब से डेली चार्ट के ऊपर 2450 के ऊपर जब क्लोज आएगा उसके बाद हमें एक बहुत ही स्ट्रांग अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। और तब उसके बाद जो हमारा टारगेट आता है वो आता है करीबन 2750 का। तो डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प और मारुति दोनों करंट लेवल से खरीदारी की सलाह रहेगी। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। आपसे बात हुई थी 17500 में मुलाकात होगी, 17496 तक आ गए हैं हम। देखिए बाजार कितनी रिस्पेक्ट करता है हम लोग की बातचीत की। बिल्कुल अजय जी, आपका साथ रहा तो 19,000 भी दिखा देंगे। मई का महीना तो आने, अब निफ्टी की आश्चर्य में रहेंगे, लेकिन आई पुट माई नेक वेयर माई माउथ इज and I am sure that this market will pleasantly surprise everyone on the upside. So stay invested and don't ignore the noise. So that's the only mantra. और वो इसलिए आता है अजय जी, because आपको विश्वास रखना है जब आप चैनल देखो कि जब वीकनेस आती है तो भाव आपको मौका देता है। So there is a lot of inherent learning and experience. That's why I have lost a lot of hair and health because of all this, but that's part of my market dynamics. तो आई एम वेरी श्योर दिस मार्केट इज हेडेड हायर। सुबह का अपडेट दे दूं, M&M, जी, गोदरेज कंज्यूमर, बॉश, देखिए कहाँ है, दे आर ऑल हिटिंग मॉर्निंग डे हाइज एंड सीमेंट इज एन आउट परफॉर्मर। अब 2 नहीं 3 पिक्स हैं आपके लिए, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए, वेट कर रहे हैं हम तो, बताइए प्लीज सर।
तो देखिए डिम्पी जी, पावर के ऊपर आपने मेगा पावर प्रोजेक्ट्स कर दिए, पावर कंजम्पशन, पावर हीट इज एट ऑल टाइम हाई, और कॉस्ट ऑफ पावर इज द लोएस्ट फॉर आरईसी पीएफसी। 6% डिविडेंड यील्ड है, एंड दे विल रिपोर्ट द बेस्ट क्वार्टर्स इन दिस एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो 12 रुपए में पीएफसी लीजिए, 9 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, और 123 में आरईसी लीजिए, 119 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट। 6 से 7% ऐसे स्टॉक्स में कुछ भी नहीं है, एक्सपायरी के खत्म होते ही आपको 2 दिन में या 4 दिन में दिख जाए। तीसरा मेरा टॉप पिक होएगा एचडीएफसी एएमसी, large, one of the largest AUM has come, and in this quarter they will report solid numbers, क्योंकि आप देख रहे हैं AUMs are expanding। तो 2140 में लीजिए, 2075 का स्टॉप लॉस, 2350 का टारगेट। और मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस एंड AMCs आर हियर फॉर द नेक्स्ट 10, 12, 15 ईयर्स। अगर आपने लंबा कोई एसेट बनाना है तो HDFC 4, all the 4 categories, HDFC AMC, Life and App Bank, all fit the perfect phenomena for make a long-term portfolio. ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं एक तो 2 पावर की कंपनियां होगी, PFC, REC, और दूसरा एक HDFC AMC। बसीन साहब, कोई कैश के शेयर होंगे आपके पास, क्योंकि आप काफ़ी सारे दिनों से ना फ्यूचर्स के शेयर्स दे रहे हो, कुछ कैश के शेयर्स भी दीजिए बढ़िया। तो मैं बताता हूं ना, आप देखिए SW सोलर, रिलायंस ने 375 पे 40% लिया ओपन ऑफर में, और 215 का है। लार्जेस्ट सोलर पैनल मेकर और MEP, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट में हाईएस्ट जो बिजनेस है वो इसके पास है, लाइन शेयर। और अब ये रिलायंस एनर्जी बहुत ज्यादा सोलर में जा रहा है, तो SW सोलर इज अ नो ब्रेनर। 700 रुपए का भाव दिवाली तक आ जाएगा। दूसरा पिक वुड बी अगेन ABSL AMC, 500 रुपए पे, इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट AMC कंपनीज, एंड इट विल रिकॉर्ड वेरी गुड नंबर्स। तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ये दोनों स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और तीसरा होना चाहिए IRB इंफ्रा। आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो अभी पठानकोट अमृतसर हाईवे पे गया, शिमला हाईवे पे जाता हूं, तो AMCs IRB इंफ्रा इज डूइंग द बेस्ट बिकॉज ऑफ फास्टैग। और ये तीनों शेयर यहां से आपको 50% भी अपसाइड दे दें, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, तो कैश से जुड़े दमदार शेयर्स और उसके पीछे की रीजनिंग भी यहाँ पर। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन अभी राउंड द कॉर्नर है, कुछ ही समय में Q4 FY22 के नंबर्स, रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएंगे, और 1 तारीख को ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं। और फिलहाल अगर देखें, ऑटोमोबाइल स्पेस भी वन ऑफ दी सेक्टर्स हैं जो कि बाजार को काफी मजबूती प्रदान कर रहा है। आपकी राय क्या होगी? हाँ बिल्कुल, प्राइस टेन। और अब आपको फॉरवर्ड देखना है ना कि कितनी सेल्स आपकी पेंडिंग है। मारुति कहता है 2 लाख गाड़ी की वेटिंग है। हीरो मोटो में अब रिवाइज आएगा, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम आएगी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ आएगा। तो ये जो एक अटकली आई थी बिकॉज ऑफ कोविड, वो खत्म हो गई। अब थोड़ा सा इसमें ओवरहैंग रहेगा, कॉस्ट ऑफ मनी इज गॉन अप बिकॉज ऑफ दिस वॉर, बट आई थिंक दैट विल ऑल्सो स्टार्ट टू ईज। तो माई टॉप पिक्स ओवर देयर आर M&M, Bosch एंड मारुति। राइट, ऑल राइट संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। AB बिरला म्यूचुअल फंड का स्टॉक भी डेज हाई पे है, HDFC AMC भी डेज हाई पे है, M&M भी अच्छा चल रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया असॉर्टमेंट संजीव जी शेयर कर रहे थे। थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम संजीव जी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और टेक्निकल चार्ट्स पे बात करते हैं। NIT लिमिटेड 7% ऊपर है। चिराग, अभी मैनेजमेंट भी आए थे हमारे चैनल पे और बता के गए कैसे डीमर्जर का काम चल रहा है आगे, और वैल्यू एडिशन और वैल्यू अनलॉकिंग बेसिकली ये फोकस है मैनेजमेंट का। चार्ट्स पे क्या दिख रहा है आपको? स्टॉक लाइफ हाई के पास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले उसने हाई मारा था 600 का, उसके बाद 3 दिन का कंसोलिडेशन दिया और वापस नेक्स्ट लेग अपमूव का स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 550 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है कि नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस इसमें 640 टू 655 का अपसाइड टारगेट अचीव हो सकता है NIT लिमिटेड में। खैर, नीचे इस बीच एक आप अहम खबर और देख पा रहे हैं कि सरकार ने नेचुरल गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। ये इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक तो जो उसको प्रोड्यूस या फिर लेके आते हैं विदेशों से, क्योंकि भारत में काफ़ी हद तक गैस प्रोड्यूस कम होते हैं इसलिए बाहर से लानी पड़ती है, जिसमें गेल ट्रांसमिशन वाला काम करता है। ONGC बाहर से लेके आता है। ONGC का 2 डिवीजन है, ONGC विदेश भी है, विदेश लिमिटेड, इसको OVL कहते हैं। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस गैस को पहुँचाते हैं आपके घर तक या आपकी गाड़ियों तक। तो जो घर तक और गाड़ियों तक पहुँचाने वाला IGL, MGL, PNG, उनको भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए प्राइमा फेसी उन पर तो दबाव आएगा, बट ONGC के लिए बेनिफिशियरी है ये। ONGC
एलआईसी एक बार चेक करेंगे मितेश आप, ये आज ना अपने ओएफएस की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और थोड़ा रोल ओवर के कमजोर आंकड़ों की वजह से टूट गया। अब ये ठीक हो जाएगा क्या? देखिए, जो करंट वीकनेस है वो परसिस्ट रहेगी क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस 181 180 का क्रॉस नहीं किया है डिस्पाइट मेकिंग अ मल्टीपल अटेम्प्ट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक द वीकनेस कंटिन्यू रहेगी टू द ट्यून ऑफ 145 से 150 तक। तो एज ऑफ नाउ इट्स इन नो ट्रेड जोन। जब तक 140 145 के बीच में नहीं आता तब तक यहाँ पे खरीदारी करना कोई भी प्रकार से एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हो आफ्टर कमिंग इन द रेंज ऑफ 140 से 145 के बीच में। बाद में हम लोग स्टडी करेंगे और अगर कोई बाय कॉल आया तो वहां पे हम लोग रिकमेंड करेंगे। चिराग, नेस्को को देखिए एक बार 9% तक की बढ़त नियरिंग डे हाई स्टॉक ट्रेड करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। 558 के स्तरों पर कामकाज है, अच्छी पोजीशंस यहाँ पर नजर आ रही है और अच्छे लेवल्स पर पिछले कुछ सत्रों से यहाँ पर कामकाज दिख रहा है। एक बार देखें, बताएं टेक्निकली इसमें कितना मीट आपको नजर आता है। नेस्को ने एक हाई मारा था 680 का, वहां से करेक्ट होकर 520 तक नीचे आया था। अभी मुझे लग रहा है ये जो इसमें आज मूव आया ये एक डेस्केट बाउंस है। जब तक ये 630 के ऊपर क्लोज नहीं आता है इसमें फ्रेश बाई साइन नहीं आएगा। इसमें अगर कोई इसमें लॉन्ग में ऑलरेडी अटके हुए है तो 540 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एक रख सकते हैं। अगर ये 540 वापस डाउन साइड में ब्रीच करेगा तो मेरे को लगता है कि ये 400 के लेवल तक मीडियम टर्म में डाउन साइड में जाएगा। रेडिंगटन, राइट, मितेश, रेडिंगटन के ऊपर क्या व्यू बन रहा है आपका? चार्ट्स को देखते हुए 150 रुपए पे है, ठीक ठाक वॉल्यूम्स भी हैं। ये स्टॉक जब चलता है तो सीधे 5-10% ही चलता है, क्या लग रहा है चार्ट्स पे मितेश? से बेसिकली रेडिंगटन में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अजय 139 का वो ब्रीच हो चुका है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, क्योंकि कल का क्लोज था 138.85 और ये चैनल ब्रेकआउट है। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड यहाँ पे खुली रहेगी। आज का जो पुल बैक है वो आई थिंक वो सेल ऑफ करना चाहिए। आई थिंक आई एम ऑफ द व्यू के 115 से 120 तक के स्टॉक्स नीचे में आना चाहिए। तो आज का जो बढ़त है करीबन 6% की, उसको अगर मेरे पास है तो मैं बेच दूंगा, लेकिन अभी मैं खरीदूंगा नहीं क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के लेवल यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। ओके, कुछ एक ऐसे ट्रेड भी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा क्लोजिंग बेसिस पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसी लिस्ट में आज पावर वाली कंपनीज दिख रहा था कि टाटा पावर को कैरी फॉरवर्ड लेना है। चिराग, एक बार आप देख के बताएंगे, क्या मैं इसको अगली सीरीज में रोल ओवर कर दूं क्या? टाटा पावर बुलिश है जब तक ये डाउन साइड में 232 का लेवल ब्रेक नहीं करता है। मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टेडी इसमें एक अपमूव आता रहेगा। 248 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस किया तो 260 से 265 का लेवल आ सकता है। बट एक चीज टाटा पावर में एफएनओ ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए, इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है 6750 का, और ये बहुत बार बीच में बैंड में भी जा सकता है। तो इससे ओपन इंटरेस्ट लेवल पे रेगुलर ध्यान रखने का। अगर ये बैंड में जाएगा तो इसमें मूवमेंट नहीं आएगी। एक शेयर और है टाटा एलेक्सी। कल परसों में हम पूछ रहे थे, इसके बारे में बता भी रहे थे कि जब जब इसको हम ये कहेंगे कि ये महंगा है, नीचे आएगा, ये और चलता है, महंगा है, नीचे आएगा और चलेगा। आज फिर से 5% 6% ऊपर है, अभी 9000 के लेवल को भी पार हो गया। मितेश, ये बोलना ही बंद कर दें क्या कि महंगा है, नीचे आएगा तो खरीदेंगे? 100%। तो 2-3 स्टॉक्स यही जो चार्ट पैटर्न में पहले भी थे, जहां पे भी ये लगातार बातचीत हो रही थी लेकिन वो नीचे नहीं आ रहे थे, उसका एक बार जिक्र कर दूं तो आपको शायद ज्यादा पता चलेगा। एक तो एसआरएफ था, जब स्टॉक ने रैली चालू करी थी तो तब से लेके हर रेगुलर इंटरवल पे यही लग रहा था कि अभी रैली थम जाएगी, अभी स्टॉक बहुत महंगा है। सेम इज द केस विद आईआरसीटीसी की जब रैली शुरू हुई थी तभी लग रहा था कि एवरी सिंगल डे अगर आप आईआरसीटीसी को देखो 3% 4% है। सिमिलर चार्ट पैटर्न है टाटा एलेक्सी की। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो रिसेंट जो करेक्शन आया था फ्रॉम 7900 टू क्लोज टू 6000, उसको बहुत बखूबी विथ वॉल्यूम सरपास किया है। तो मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल लेवल 10,000 के ऊपर जाएगा, उसके बाद और शानदार बढ़त आएगी और शायद 13,000 14,000 के लेवल्स हमको अगले 6 से 9 महीने में ये स्टॉक्स में दिखे तो भी कोई सरप्राइज नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से चार्ट पैटर्न थी एसआरएफ और आईआरसीटीसी की, सिमिलर चार्ट पैटर्न में अभी टाटा एलेक्सी ट्रेड कर रहा है।
ओके, तो क्लियरली टाटा एलेक्सी ना रुकेगा ना थमेगा, बस बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स से लगातार हमने बातचीत की है। रेनेसॉ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO पंकज मुरारका ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करें। उनके मुताबिक बाजार ग्लोबल फैक्टर्स को पचा चुका है। काफी क्लाइंट्सों ने लास्ट 2-3 महीने के वो जो डिप आया था उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के इन्वेस्ट किया है, और हम कंटिन्यूस इन्वेस्टर्स को यही बोल रहे थे कि इक्विटी एक थोड़ा लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। ये अनफॉर्चुनेट था कि ये एक वॉर इवेंट हुआ है या चल रहा है अभी फिलहाल, बट आई थिंक अब मार्केट इज गेटिंग ओवर द फियर ऑफ दैट, एंड हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर हम मीडियम टर्म व्यू लें तो इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक काफी अच्छा है या बेहतर है, स्ट्रांग है। हमारी इकोनॉमी अब 2 साल के कोविड से बाहर आ रही है, और हम देख रहे हैं कि एक काफी स्ट्रांग ग्रोथ आ गई है काफी सेक्टर्स में। सो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा, हमारा हमेशा से यही सजेशन रहा है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। ये इक्विटी मार्केट्स बाय इटसेल्फ एसेट क्लास ही ऐसी है कि इसमें वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, और जब कभी मार्केट में जोर से गिरावट आती है या फॉल आता है फॉर एक्सटर्नल रीजंस, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। हम एक टेलीकॉम सेक्टर पे काफी बुलिश हैं अजय। हमारा ऐसा मानना है कि इंटरनेट ड्रिवन जितनी भी ग्रोथ हो रही है इंडिया में, इसकी वजह से डेटा कंजम्पशन जोर से बढ़ेगा, और टेलीकॉम सेक्टर में काफी कंसोलिडेशन हो गया है, क्योंकि आज से 5 साल पहले 7 या 8 टेलीकॉम कंपनियां थी इंडिया में, अब खाली 3 रह गई है। और एक हम देख रहे हैं जो हम प्राइसिंग पावर बोलते हैं वो भी टेलीकॉम सेक्टर में फिर आ गया है, बिकॉज लास्ट 2 साल में टेलीकॉम कंपनी ने 2 बार प्राइस हाइक ले लिया है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी वो लोग रेगुलर प्राइस हाइक लेती रहेंगी, क्योंकि इंडिया में आज डेटा प्राइसेस जो हैं सबसे लोएस्ट हैं वर्ल्ड में, और ये प्राइसेस जो हैं सस्टेनेबल नहीं है, और इनमें ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहेगी बिकॉज इंटरनेट कंजम्पशन, डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, और वो आने वाले 10 साल में बढ़ता रहेगा। तो एक टेलीकॉम सेक्टर पे हम काफी बुलिश हैं। उसमें 2 लीडिंग कंपनीज जो हैं वो रिलायंस और भारती हैं, और मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि हमारी इन दोनों कंपनियों में ये होल्डिंग है, तो एक वो सेक्टर में अच्छा लगता है। सेकेंडली हम एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे काफी बुलिश हैं। हमें लगता है 2 साल के लॉकडाउन के बाद में अब जब इकोनॉमी पूरी तरह से खुल रही है, तो लोग एक खुल के स्पेंड करना चाहते हैं, या एक काफी पेंटअप स्पेंड की डिमांड है लोगों में, बिकॉज लास्ट 2 साल से लोगों ने हॉलीडेज नहीं किए हैं, शॉपिंग नहीं की है, वेडिंग या इवेंट्स या सेलिब्रेशन जो होते हैं वो अच्छी तरह से हो नहीं पाए हैं। तो एक हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर में एक स्पेंड की बहुत बड़ी अर्ज है, और इसकी वजह से कंज्यूमर्स स्पेंड करना चाहते हैं। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है उनमें हमें लगता है कि आने वाले 1-2 साल में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आएगी। ओके, ठीक है। अगर आप मार्च महीने का जैसे अपने बारे में देखते होंगे, प्लानिंग करते होंगे, तो आपका जो सबसे पहले माइंड में आती है वो आती है 31 मार्च की तारीख, यानी कि ITR, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख। अगर फाइल नहीं किया है और उनके लिए 31 मार्च यानी कल आखिरी तारीख है, देर से ITR फाइल करने पर टैक्स पेयर्स को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ज़्यादा डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी कविता, आपको पूरी डिटेल बताने वाली है। कविता बताइए। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है बिलेटेड ITR यानी विलंबित ITR की। मैं एक बार आपको ये क्लियर कर दूँ कि FY 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22 का अगर आपने ITR नहीं भरा है तो 31 मार्च तक का आपके पास आखिरी मौका है। जी हाँ, ये यहाँ पे डिले होते होते फाइनली आखिरी तारीख जो है वो 31 मार्च 2022 अब आ चुकी है और निर्धारित कर दी गई थी। वैसे तो मुख्य तौर पर लोगों ने भर ही रखे हैं अपने ITR, बिलेटेड ITR, लेकिन 5 से 10% वाले लोगों की कैटेगरी में अगर आप भी आते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप 5,000 या उससे कम की, डिपेंड करता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, उसके मुताबिक आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और इसके बाद आपको अपना ITR भरना होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये डेडलाइन मिस कर जाते हैं किसी भी वजह से, अगर आप नहीं भर पाते हैं अपना बिलेटेड ITR, तो आपके घर पर आ जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। फिर आपके वित्तीय खातों की जांच होगी, पूछा जाएगा आपसे कि आपने क्यों अपना ITR नहीं भरा है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर डेडलाइन जो है वो पोस्टपोन की गई है। इसके बाद अब आपको पेनल्टी के साथ जो एक मौका दिया जा रहा है उसको आप नहीं मिस कर सकते हैं। बहुत रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि आपको शायद 200% का जुर्माना देना पड़ सकता है। बहुत रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि IT डिपार्टमेंट आपके वित्तीय खातों की जाँच भी करेगा। तो मोटा मोटा इन सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। 31 मार्च तक आपको जो है अपनी बिलेटेड ITR फाइल कर देनी है। लेकिन हमने यहाँ पर टैक्स एक्सपर्ट से भी बात की है। गौरी चड्डा टैक्स एक्सपर्ट बता रही हैं कि अगर आपकी डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो आप पर कितना भारी पड़ सकता है। अगर आप अभी 31
मार्च तक भी अपने रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, तो अब आप वॉलंटरी बेसिस पे अपने रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अगर आप लायबल है रिटर्न फाइल करने के लिए, यानी कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो आपको रिटर्न भरनी ही भरनी है, या आप किसी ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां पे आपकी इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में आप फॉल करते हैं जहां पे आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना जरूरी होता है। तो उस केस में आपको नोटिस आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और आपको उस नोटिस का रिप्लाई में आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। तो नोटिस आते ही डेफिनेटली लोग घबरा जाते हैं, और डिपार्टमेंट से नोटिस जो आता है वो आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इतनी छोटी सी चीज के लिए डिपार्टमेंट से नोटिस लाना चाहेंगे। तो डेफिनेटली आप अपनी 31 मार्च 2022 से पहले 2 दिन बचे हैं, अपनी रिटर्न को फाइल कर दीजिए अपना AIS 26 ईयर्स के अलाइनमेंट के साथ। तो क्लियरली हमने सिग्नल कर दिया है आपको 31 मार्च यानी कि कल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। उसके बाद अगर आप लायबल हैं और नहीं भरा इनकम टैक्स तो फिर जुर्माना आपको भरना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देख लेते हैं। और मितेश, जोमेटो का स्टॉक देखिए, इस शेयर और इस कंपनी के कारोबार से जुड़ी कोई खबर नहीं जिस पर अपडेट हमने नहीं दी है, और टेक्निकली आपसे हम चार्ट समझना चाहेंगे क्योंकि आज करीब 9%, अभी देखते ही देखते 10% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए, जो स्टॉक्स में फ्री फॉल है मानसी, उसमें तो हमको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही जाना चाहिए, आइदर मंथली और वीकली। और वीकली के हिसाब से आई थिंक अगर बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन करना भी है तो आई थिंक वो बैठता है 95 के ऊपर। तो तब तक जितने भी बाउंसेस आते हैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न यही बता रही है कि ये स्टॉक्स में हर एक बाउंस को बेचा गया है और सब्सिक्वेंटली लोअर लोज फॉर्म किए गए हैं। तो मैं ज्यादातर बुलिश नहीं हूँ ये काउंटर में, जब तक एक मीडियम टर्म या एक मीडियम अवधि के लिए जो ट्रेंड है वो रिवर्स नहीं होता, तब तक इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड दी स्टॉक्स। तो मेरी खरीदारी रहेगी 95 के ऊपर। अगर वीकली बेसिस के ऊपर स्टॉक बंद करता है तभी जाके इसमें खरीदारी करनी चाहिए, तब तक ऑब्जर्व कीजिए, अवॉइड कीजिए। जोमेटो में वैसे आज 10% का सर्किट लग गया। ये रेयर है कि जोमेटो के अंदर अपर सर्किट भी लग रहा हो, और वो भी 10% का। हालांकि पहले 20% का था, बस वापस रिवाइज होकर 10% हो गया। तो लेकिन 10% का सर्किट लगा है जोमेटो में, विद द वॉल्यूम लगा है, तो ये तो बिल्कुल नोटिस करने वाली बात है। कल इस शेयर को ज़रूर ध्यान से हम देखेंगे। आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, आज तो बायर फ्रीज हो गया है, खरीद तो कोई नहीं पाएगा, कल की कल देखी जाएगी। लेकिन ये सर्किट लगा है, विद द वॉल्यूम लगा है। ये वॉल्यूम का चार्ट भी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। वॉल्यूम और प्राइस दोनों लॉक हो गए इस समय। कल ज़रूर इसको देखेंगे। 4 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार आज जोमेटो के शेयर के अंदर आपको वॉल्यूम टर्म्स में देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग है, ये एक्सपायरी के आसपास कुछ ऐसे शेयर्स भी निकल के आ जाते हैं। खैर एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। मितेश, एक शेयर और है, आप जरा उसको और देख लीजिए, मैंने भी निकाल रखा था। वह असाही ग्लास इंडिया 5% ही ऊपर है। एक्चुअली मैंने 1 तारीख को जब सेल्स के नंबर आएंगे ऑटो के, तो ऑटो एंसिलरीज पे हमको लग रहा है ज़्यादा दम दिखेगा। असाही इंडिया ग्लास ये 436 रुपये के आसपास का चल रहा है। रिसेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन हमको देखने के लिए मिला है टू द ट्यून ऑफ 610 से लेके। स्टॉक का बेस फॉर्मेशन है, लेकिन बेस फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन डिम्पी जी, अगर ट्रेंड रिवर्सल की बात करूं तो वो 455 के ऊपर ही आएगा। तो आई थिंक तब तक के लिए वेट एंड वॉच, क्योंकि ट्रेंड फिसल भी सकता है। तो जब तक 455 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर बंद नहीं आता, तब तक अवॉइड कीजिए। ओके, तब तक अवॉइड करना है शेयर के अंदर। कैश के शेयर्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप इंडेक्स से शेयर जुड़े हुए देख रहे हैं, खासकर बड़े शेयर्स देख रहे हैं, उन्होंने दिन भर का जो काम करना था अपना कर दिया। अब क्लोजिंग बेसिस पे ऐसी कोई हरीनेस नहीं है, लेकिन ये जल्दबाजी दिखती है टिपिकली आपको कैश के शेयर्स में। आप रेमंड देखिए 11% ऊपर है। चिराग, क्या इसको कैरी फॉरवर्ड करें? अभी 10 मिनट है, सौदे काटने होंगे तो काट भी सकते हैं। रेमंड्स आज 10-11% ऊपर है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना बेहतर रहेगा रेमंड में। ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत बढ़ चुका है नीचे के लेवल से। अगर आप देखें तो इसने एक बेस 740 का बनाया था शॉर्ट टर्म में, वहां से अभी 840 तक चला गया है। तो स्टॉक लाइफ हाई पे अगर कोई होल्ड कर रहा है तो 815 का एकदम क्लोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। बट ओवरऑल स्टॉक एकदम ओवरबॉट जोन में पहुंच गया। एक और शेयर है मेरी लिस्ट के अंदर जिस पे आज मैं एक राय लेना चाहूँगा, वह इप्का लैब। मितेश, एक बार जल्दी से इप्का लैब और देखिए। इप्का लैब
रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल वीकली चार्ट के ऊपर, और मेरे हिसाब से आई थिंक यही एक स्टॉक है जो बहुत लंबी अवधि से इवन एफएनओ में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, और बॉटम फॉर्मेशन 1000 के बाद ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से डिम्पी जी यही एक स्टॉक है जिसने ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है बोथ डेली एंड वीकली चार्ट के ऊपर। हमारा मानना यही है कि 1150 से 1200 के टारगेट्स 1 से 3 महीने में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली करंट लेवल पे, और अगर आपको डिप मिलता है तो ये स्टॉक्स में खरीदारी करना एडवाइजेबल रहेगा। एक और शेयर है मितेश, आपने अच्छा किया इपका लैब के बारे में बता दें, क्योंकि मैं यही सुनना भी चाह रहा था, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट तो हो रहा है। एक है एसबीआई लाइफ, ये 1250 से टूट के आया था और 1000 तक चला गया था। अब ये खिसकते खिसकते रिट्रेस होते होते 1120 तो आ गया है। मान लीजिए किसी की 1200-1250 के आसपास की खरीदारी, उसको भाव मिल जाएंगे सर अगली सीरीज में 1250 एसबीआई लाइफ? नहीं, अगली सीरीज में तो नहीं मिलेंगे। रीजन बीइंग इज दिस दैट कि अगर आप डेली चार्ट देखो तो पिछले 6 दिन से म्यूटेड परफॉर्मेंस है, और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस आता है वो 1150 के अराउंड है, क्योंकि मल्टीपल टाइम 1150 के अराउंड से नीचे फिसला है, और अगर वो भी सरपास कर देता है तो 1180 का है, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक महीने में तो 1200 आना मेरे हिसाब से मुश्किल है। 1200 आना इसके अंदर मुश्किल है। चिराग, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2673 अब और चलेगा क्या? क्योंकि अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 2800 रुपये के आसपास का लाइफ टाइम हाई है। 2673 तो हो ही गया। रेजिस्टेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2720 पे है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू है 2450 के ऊपर से जब से ब्रेकआउट आया है। एवरीडे ये बुलिश कैंडल बनाते जा रहा है, बट शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2630 का रख के होल्ड कर सकते हैं। अगर 2630 शॉर्ट टर्म में ब्रेक करता है तो ऐसा लगेगा कि एक मीडियम टर्म करेक्शन इसमें वापस स्टार्ट हो सकता है, वरना इमीडिएट अपसाइड रेजिस्टेंस इसके 2720 और 2750 पे नेक्स्ट है। ओके, इस बीच गुजरात से जो दो जुड़ी हुई कंपनी है, जैसे हम जीएमडीसी की बात बोलते हैं, उसमें एक और शेयर भी है जीएसपीएल। आप एक बार जरा ये शेयर दिखाइए, फिर एक एमसीएक्स के बारे में पता करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग चार्ट हो सकता है, ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो सकता है आगे चल के। पहले जीएसपीएल जरा शेयर दिखाइए, जिसका भाव होगा अभी 260 रुपये के आसपास का। ये एक पुल बैक अटेम्प्ट लेगा मितेश, क्योंकि इसका आरएसआई डाइवर्जन ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत पिट गया, अब शायद एक बेस बना के ऊपर आ सकता है। मैं इसको सिर्फ पुल बैक के लिए देखना चाहता हूँ। आज की क्लोजिंग अच्छी दिख रही है और ये आवरली चार्ट पे भी अब ठीक दिखने लगा है। कंटेंडर है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा डिम्पी जी, क्योंकि उसमें 274 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है डेली और आवरली चार्ट के हिसाब से। तो आई थिंक जब तक 274 क्रॉस नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स में ट्रेंड रिवर्सल आना थोड़ा मुश्किल है। और जीएमडीसी की आपने बात छेड़ी तो मैं बता दूं, दो चीज मैं बताना चाहता हूं। एक तो जीएमडीसी में अगर ईयरली चार्ट देख लो तो कहीं ना कहीं 2014 का सबसे बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो हमारे हिसाब से बेस्ड ऑन सिस्टम्स एंड मेथड्स, जीएमडीसी का शेयर अगर ये पूरे साल में 50 to 60% अपसाइड करंट लेवल के ऊपर भी दे तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अराउंड 300-350 का जो टारगेट है वो लेके आप चल सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में आई थिंक 7-8 साल के बाद जो ब्रेकआउट आया है वो बहुत ही अहम है। और ऐसे ही दो स्टॉक फर्टिलाइजर से भी है, एक तो है आरसीएफ जिसमें भी आप 10-12 साल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देख रहे हैं, और दूसरा है एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर। तो आरसीएफ, एनएफएल और जीएमडीसी, ये तीनों स्टॉक्स जो है वो यहाँ से एटलीस्ट 50 to 80% के कंटेंडर है अगर आप 9 से 12 महीने का समय देते हैं तो। ओके, खैर अगर आप इंडेक्स के लिहाज से देख रहे हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है इस समय इंडेक्स में। ऐसा नहीं है कि उसको कोई टूटना है, प्रॉफिट बुकिंग करा के मैसेज देना है कि देखो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करवा रहा हूँ। ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं दिखा रहा कि उसको बहुत धमाकेदार कल ओपनिंग करनी है। शांत कूल, क्योंकि विक्स भी करीब 20 के आसपास आके सेटल डाउन हो गया, वो भी अब टूट भी नहीं रहा तो चल भी नहीं रहा। इसलिए आज की शायद क्लोजिंग, क्योंकि अगले 5 मिनट में शायद इसी रेंज में रह जाए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शनल ट्रेडर्स थोड़ा ध्यान रखें। ये साइडवेज वाला मार्केट दोनों को किल करेगा, क्योंकि प्रीमियम एबनॉर्मली ऊपर आए हुए हैं कॉल्स वालों के, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे के आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। एमसीएक्स की बात बोल रहे थे चिराग, एमसीएक्स का एक बेस तो बहुत ही प्यारा है जो कि 1400 का है। यही एक स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट का ठीक हो जाएगा, 32 रुपये का टोटल रिस्क होगा। मैं 1400 रुपये का एक स्टॉप लॉस रख के कम से कम 200-250 रुपये मिल सकते हैं मेरे को सर। रखूंगा, होल्डिंग रखूंगा। हाँ पॉसिबल है, पर इसमें जो स्टॉप लॉस नियर बाय है
तो 1384 का है, तो आपको थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। जब तक स्टॉक 1384 का डाउनसाइड लेवल ब्रेक नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में 200 EMA को टेस्ट करने के लिए 200 EMA को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो 1550 का लेवल है। अगर 1550 के ऊपर क्लोज आता है तो 1760 नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, और 3 to 6 मंथ्स में ये पॉसिबल टारगेट है। मितेश, एक शेयर मेरे को लास्ट में आपसे और पता करना हुआ है, कैनफिन होम्स। एक बार जरा ये चेक कर लेंगे, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? कैनफिन होम्स आज की क्लोजिंग और वैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से। हाँ, कैनफिन होम में एक बहुत ही बढ़िया पिछले 2 दिन में हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन है, तो आई थिंक ये स्टॉक्स आपको अगले 3 या 4 दिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरप्राइज कर सकता है। और मेरे हिसाब से अगले 3 या 4 दिन में अराउंड 10 to 12% की अपसाइड खुलेगी। इसमें सिर्फ कंडीशन यही है कि हमको आवरली चार्ट के ऊपर 615 के ऊपर क्लोज दे दे, तो आई थिंक क्लोज टू 650 670 तक के टारगेट अगले 3 या 4 दिन में आ सकते हैं। मितेश जी, आपको नहीं ऐसा लग रहा कि मैं ही आपसे शेयर पूछे जा रहा हूँ, आपका भी फर्ज बनता है कोई शेयर बताना? मैंने सर बता दिया, क्योंकि हम लोग सिस्टम और मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैंने बताया आपको प्रीवी, स्पेशलिटी, GMM फॉडलर। और अगर आपको विद इन दी F&O स्पेस में जाना है तो 2 स्टॉक्स है जहां पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। एक तो है अल्केम में आप देखेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने के लिए मिला है स्टॉक्स में, और हमारे हिसाब से यहां से एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो हमारे हिसाब से आई थिंक एस्ट्रल ने जो बहुत ही एक स्टीफ फॉल दिया था, तो वहां से अभी एक बॉटम फॉर्मेशन करके अगले 5 या 7 दिन में ये दोनों स्टॉक्स में आई थिंक 10 से 15% की अपसाइड हमें दिख रही है। तो पहला है अल्केम और दूसरा है एस्ट्रल पॉली। ठीक है, जैसे जोमेटो के अंदर सर्किट लगाना, तो जो न्यू एज वाली कंपनीज हैं उन सब में एक आपको थोड़ी सी चमक दिखने लग जाएगी। जरा पेटीएम का चार्ट दिखाइए, लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर पेटीएम में वॉल्यूम तो नहीं आया बहुत ज़्यादा, बट हाँ प्राइस एकदम से सडन स्पाइक के साथ तो ये बंद होने की तैयारी कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे एक सडन स्पाइक। एक बार वॉल्यूम वाला भी दिखाइएगा जरा, वॉल्यूम भी इसके साथ आया कि नहीं आया। ये PB फिनटेक, ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। पेटीएम आपको हो गया, आपके पास जोमेटो सर्किट पे हो गया। तो जो न्यू एज वाली कंपनी है उसमें अगर, ये हैरान करने वाली बात है कि जोमेटो के अंदर 10% का सर्किट लगा है और अभी इस तरह के माहौल के अंदर। अब आप ये पेटीएम का वॉल्यूम के साथ देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ 3 पे। इसी तरह से PB फिनटेक भी दिखा दीजिए। ये 2-4 शेयर ना अगले 2-4 दिन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये ऐसे नहीं है, या तो यहाँ पे वैल्यूएशन के साथ कोई आदमी या कोई इंस्टीट्यूशनल को कहीं वैल्यूएशन कहीं ठीक लगने लगे, या तो हो सकता है बाजार का रिदम ठीक है। जैसे आज निकुंज भी बता रहे थे, फर्स्ट लेग में आपके बड़े शेयर्स चलते हैं, बाद में चेजर्स चलते हैं जो पीछे होते हैं, जिनको चेज करना होता है, अपने ही पीयर्स को चेक करते हैं, अपने सेक्टर को चेक करते हैं। तो ये उसी कैटेगरी में हो सकते हैं। जोमेटो पे सर्किट लगना, पेटीएम, PB फिनटेक का चलना, ये सारे के सारा चीज़ें यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर एक्सट्रीम पेसिमिज्म से हम एक्सट्रीम बुलिशनेस की तरफ वापस से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आप वो शेयर्स पे भी दाव लगा रहे हैं जिस शेयर्स के अंदर आपको काफ़ी वैल्यूएशन के लेकर चिंता रहती है। खैर, क्योंकि अब 2 मिनट रह गए मार्केट के बंद होने में, तो सीधा मानसी के पास चलते हैं जो पूरा आज का क्लोजिंग आपको कंपाइल करके बताने वाले। मानसी बताएं आप। बिल्कुल, तो आज सुबह से ही हम देख रहे हैं ग्लोबल बाजार से भी मजबूत संकेत, और भारतीय बाजार तो कह सकते हैं कि तेजी की हैट्रिक लगाते हुए तीसरा दिन लगातार जहां पर अच्छी बढ़त पर ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत आज सुबह के ही टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर के दमदार ट्रेड्स के साथ, यहां पर जो मर्जर से जुड़ी खबरें आती हुई दिखी उसके साथ दिखी, और उसके ठीक बाद हमने देखा स्टॉक मूवमेंट जो है काफी पॉजिटिव देखने को मिली। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात करें, यहाँ पर भी अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज देखने को मिला। 5 अप्रैल से कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस जो हैं वो भी रिवाइज करने वाली है, और इसी के चलते यहाँ पर तेजी के बीच ही ट्रेड्स दिखा। एक आखिरी घंटों में जोमेटो का स्टॉक जो है बढ़िया बढ़त के साथ, देखिए कितनी शानदार अपमूव दिखाते हुए नजर आया। कल ये किन लेवल्स पर ट्रेड करता है देखना बेहद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसके अलावा बजाज ट्विंस में अच्छे गेनिंग मोमेंटम देखने को मिले। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यहाँ पर क्लोजिंग भी जैसे आप देख रहे हैं अच्छी तेजी पर ही यहाँ पर कामकाज 3.5 से 4% की बढ़त पर यहाँ पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम बजर्स की अगर बात करें इन तमाम स्टॉक्स के अलावा,
नेस्को, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स रहे जो कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज ट्रेड दिन भर करते हुए नजर आए। निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, कई सारे स्टॉक्स थे जिसमें अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखे, लेकिन टॉप कैंडिडेट्स की अगर बात करें, HDFC लाइफ, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक, टाटा कंज्यूमर, साथ ही ग्रासिम सीमेंट स्पेस ने धुआंधार एक्शन दिखाया और सीमेंट में लगातार तेजी का दौर जो है वो जारी रहता हुआ दिखा। ONGC, JSW स्टील, ITC, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में बिकवाली का दबाव झेल रहे थे, लेकिन इस बीच मिड कैप में भी गेनिंग मोमेंटम रहा। लगातार हमें हमारे एक्सपर्ट्स जो बातचीत करते हुए दिखे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी के आसार हैं। आने वाले दिनों में भी मिड कैप स्मॉल कैप में कई मौके बनते हुए दिखेंगे और इनफैक्ट बाजार जब तेजी नहीं दिखा रहा तब भी मिड कैप ने साथ जरूर निभाया। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT, ऑटो, निजी बैंक क्षेत्र, इनफैक्ट तमाम सेक्टर, तमाम पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स देखने को मिले। सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स थे जो कि आज के तेज बाजार में भी परफॉर्म नहीं कर पाए, एक था मेटल और साथ ही फार्मा। फार्मास्यूटिकल स्पेस जो पिछले दो सेशन से अच्छी तेजी दिखा रहे थे, आज के सत्र में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और मेटल स्पेस में काफी ज्यादा कमजोरी के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है। सेंसेक्स 58,560 के लेवल्स पर 615 अंकों की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ 17,472 के लेवल्स पर। निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग और बैंक निफ्टी में भी करीब 500 अंकों की बढ़ती कही जा सकती है 36,326 के लेवल्स पर। दमदार क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली और कल है मंथली एक्सपायरी, तो कल का सेशन कैसा रहता है देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ।